जय हिंद दोस्तों। एसकेज लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं रूल 12 डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज, रूल 13 जिसके अंदर अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स उसके बारे में बताया जाएगा, और रूल 14 के सब रूल 6 तक हम बात करेंगे, और जिसके अंदर बताया गया प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज। तो बेसिकली आज ये कवर करने की कोशिश करेंगे हम, और ये देखेंगे। तो एक बारी मैं इसके अंदर रिकैप भी करवा दूंगा आपका। रिकैप में हमें ये रूल 12 के लिए इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज और जनरल सेंट्रल सर्विसेज में क्या डिफरेंस था, और बेसिकली जो है हम इन रूल्स के तहत जो सीसीए रूल 1965 है, इसके तहत हम किन चीज़ों की बात कर रहे हैं और किन सर्विसेज की बात कर रहे हैं, किन के अंदर ये कवर होता है, ये जो इन रूल के अंदर कौन कौन से सर्विसेज कवर होती हैं, उसके रिगार्डिंग थोड़ा एक रिकैप करना जरूरी, तभी आपको जो रूल 12 अच्छी तरह से समझ में आ पाएगा। बाकी 13 की बात करेंगे, और 14 जो मेजर पेनल्टी इनिशिएशन करना है उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर अभी आज हम, क्योंकि बहुत लंबा रूल है, सब रूल 23 के आसपास तक है, उसके अंदर 14 के अंदर, तो आज हम 6 तक कवर करेंगे सब रूल को, और बाकी जो है मेजर पोर्शन फिर नेक्स्ट सेशन में हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा रहने वाला है यानी 12, 13 और 14 का कुछ पार्ट। उसके बाद एक रिकैप कर लेंगे हम कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज और जनरल सेंट्रल सर्विस में क्या डिफरेंस था, ताकि ये हमारा रूल जो है आपको अच्छे से समझ में आ पाए। उसके बाद हम बात करेंगे एक बारी रूल जो था आर्टिकल 311 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर क्या चीज़ें बताई गई थी, क्योंकि इसका सीधा रिलेशन आपका जो रूल है 14 उससे है, तो इसलिए इसका जानना जरूरी है आपका। फिर हम चार्जशीट का क्योंकि जिक्र होगा रूल 14 के अंदर, तो चार्जशीट के बारे में थोड़ा कि क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, थोड़ा सा ब्रीफली उसको देख लेंगे। बाकी अगर डिटेल में देखना होगा तो आप वीडियो ऑलरेडी इसके ऊपर बना रखा है, तो उसमें आप देख सकते हैं। फिर कुछ ये 3 जजमेंट्स की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, और ये रूल 12 के रिगार्डिंग है। तो ये आज हमारा जो है बेसिकली रहने वाला इस सेशन के अंदर जो डिस्कशन के पॉइंट्स हैं। चलिए आ जाते हैं, अब रूल 12 क्या कहता है। तो रूल 12 का एग्जैक्ट रूल पढ़ाने से पहले मैं इसके अंदर बात करूंगा कि हम इसका एक बार ब्रीफ देख लेते हैं, क्योंकि ब्रीफ से समझाना अभी पहले आपके लिए आसान रहेगा समझना, फिर उसके बाद मैं मेन रूल आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पहले ब्रीफ वाला बताता हूँ कि इन शॉर्ट में जो मैंने इसका लिखा है। तो इन शॉर्ट में आपका रूल जो 12(1) है वो बताता है कि कौन कौन सी अथॉरिटी किस किस गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर क्या क्या पेनल्टी लगा सकती है। तो ब्रीफ में देख लीजिए, ताकि आपको जब मेन रूल पढ़ें तो आपको एक पहले से बैकग्राउंड पता हो कि ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें बताया गया कि जो प्रेसिडेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है सबसे सुप्रीम है, सबसे ऊपर यानी कमांडर हैं, ये आपके एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं उनको। इन्हीं के नाम पे जो गवर्नमेंट की सारे काम होते हैं, वर्क होता है, ट्रांजैक्शन होता है, वो चलता है। तो इनके पास तो सारी पावर है। तो प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर कोई भी पेनल्टी लगा सकते हैं, ये आपका जो सब रूल 12 है का 1 है वो कहता है। ठीक है, तो ये तो पहला बता दिया कि प्रेसिडेंट जो है वो सारे गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर कोई भी पेनल्टी लगा सकते हैं, ये पावर आपका रूल 12 के 1 में बताया है। तो ये सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। जो रूल 12 का सब रूल 2 है, वो उसका फर्स्ट यानी ए पार्ट सब क्लॉज क्या कहता है, वो कहता है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी या अथॉरिटी जो शेड्यूल में बताए गए हैं, या ऐसा कोई भी अथॉरिटी जिनको प्रेसिडेंट ने अपने स्पेशल या जनरल ऑर्डर से एम्पावर किया है, वो पेनल्टी लगा सकते हैं, या वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो सकते हैं किनके, सेंट्रल सिविल सर्विस के। और पेनल्टी कौन सी लगा सकते हैं, एनी ऑफ द पेनल्टीज। तो इन सभी जो अथॉरिटीज है उनके पास डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाने की पावर है, या ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बन सकते हैं। तो एक रिकैप मैं करा देता हूँ कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज और जो आपका सेंट्रल जनरल सेंट्रल सर्विस था उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये हमने बात किया था रूल 5 के अंदर, 6 के अंदर, 7 के अंदर। तो इन्हीं का एक बार मैं ब्रीफली बता देता हूँ। देखिए, हमने ये बात की थी कि जो यहाँ पे हमारा सीसीए रूल है उसके अंदर जो कवर हो रहे हैं सर्विसेज, वो है सेंट्रल सिविल सर्विसेज और जनरल सेंट्रल सर्विसेज।
ये इन्हीं के ऊपर ये अप्लीकेबल होगा यहाँ पे। और जो शेड्यूल के अंदर बता रखा है, शेड्यूल के अलावा भी और भी सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं, जैसे कि आईएएस आईपीएस है, ये इनकी बात नहीं हो रही। जिन जिनको यहाँ पे स्पेसिफिकली शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया गया है या इसकी डेफिनेशन में वो इंक्लूड होते हैं, उन्हीं के ऊपर ये आएगा, बाकी सबके ऊपर ये नहीं आएगा। तो हमेशा जब भी सेंट्रल सिविल सर्विसेज की बात आएगी तो आप देखेंगे शेड्यूल के अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या था, एक बार ब्रीफली फिर बता देता हूं मैं। ये बताया था रूल 5 ने ये बताया था कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज के अंदर ग्रुप ए बी सी डी इस तरीके से ये 4 ग्रुप होंगे, और ये जो ग्रुप है इनके अंदर भी ग्रेड्स भी हो सकते हैं इन सर्विसेज के। जैसे कि हमने सीएसएस का एग्जांपल लिया था कि एएसओ ग्रेड होता है और ये सेक्शन ऑफिसर ग्रेड होता है, तो ये आपका ग्रुप बी के अंदर आता है, और जबकि हायर ग्रेड जो है आपके ग्रुप ए के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से यानी सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो है उसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स हैं, और उन ग्रुप्स में जो है किसी सर्विस का ग्रेड भी अलग अलग हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल बता रखा था। इसी तरह से बताया था कि जो सिविल पोस्ट है, यहाँ पे जो भी सेंट्रल सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं या सेंट्रल सिविल पोस्ट की बात कर रहे हैं, इस रूल के अंदर सेंट्रल आपका जो सीसीए रूल है 1965, इसके अंदर बात कर रहे हैं, तो इनमें जो है सारा यूनियन से रिलेटेड है, स्टेट की बात नहीं हो रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। स्टेट जो होता है इसी को अडॉप्ट करके अपना स्टेट का अलग सीसीए रूल बना लेता है। तो यहाँ पे जो बात है सारी यूनियन की है। तो सिविल पोस्ट जो यूनियन में है उनका वो अलग अलग ग्रुप में हो सकते हैं, वो भी बताया। जैसे कि यहाँ पे सर्विसेज है, सर्विसेज का भी अलग अलग ग्रुप है ए बी सी डी। इसी तरह से उन्होंने बोला कि जो सिविल पोस्ट है वो भी ए बी सी डी ग्रुप के हो सकते हैं, और अगर ये सिविल पोस्ट किसी सर्विस को बिलोंग नहीं करते हैं तो उनका एक जनरल नाम दे दिया गया। उसको नाम क्या दिया गया, जनरल सेंट्रल सर्विसेज। तो ये जनरल सेंट्रल सर्विसेज जो है इसके अंदर सारे सिविल पोस्ट आ गए। सिविल पोस्ट बेसिकली क्या होता है, इक्का दुक्का जो है सिंगल पोस्ट या इस तरीके से कुछ कुछ पोस्ट अलग अलग जो है उनको इंक्लूड करने की बात आ गई कि उसका नाम दे देते हैं। भाई इसको अच्छा नहीं लगता कि इसका कोई अपना नाम नहीं है, तो इन ऐसी पोस्ट को जो 1 2 2 4 इस तरह से हैं, सबको इकट्ठा करके क्लब करके बोला कि भाई ये जनरल सेंट्रल सर्विस का पार्ट है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें सीसीए रूल की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे सीसीए रूल की बात करें तो यहाँ पे यूनियन के रिस्पेक्ट में सारी सर्विसेज हैं, और ये जो सर्विसेज हैं उसको ग्रुप ए बी सी डी में डिवाइड किया गया। सिर्फ 2 कैटेगरी बनाई गई है, एक तो बनाई गई है सेंट्रल सिविल सर्विसेज और जनरल सेंट्रल सर्विसेज, ये 2 ग्रुप बन गए। इसके अंदर आपकी सारी सर्विसेज आ जाएंगी जो कि आपके शेड्यूल में बता रखा है, और यहाँ पे जो पोस्ट हैं सारी वो पोस्ट आ जाएंगी। तो ग्रुप ए पोस्ट भी हो सकती है, ग्रुप बी पोस्ट भी हो सकती है, तो सारी पोस्ट को क्लब करके इसको जनरल सेंट्रल सर्विस का नाम दे दिया गया। तो ये ब्रीफली मैंने आपको समझा दिया, बाकी डिटेल में प्रीवियस वीडियो में देख भी सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया था। तो ये एक तरह से कैटेगराइजेशन जो यहाँ पे सीसीए रूल के लिए सिर्फ सीसीए रूल के लिए कि ये 2 कैटेगरी को ये इंक्लूड करते हैं जिनके ऊपर ये सीसीए रूल एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा जो स्टेट के अंदर अलग पोस्ट है, वहां पे जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए उनका जो स्टेट का सीसीए रूल होगा वो एप्लीकेबल होगा। स्टेट बेसिकली क्या करता है, इन्हीं रूल्स को अडॉप्ट कर लेता है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके वो अपने हायरार्की के अकॉर्डिंग, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग कि वहाँ पे किस तरीके का पोस्ट बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग वो चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बात कर ले तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये जो सब रूल 2 है ये बेसिकली बात करता है सेंट्रल सिविल सर्विस की। ठीक है, तो सेंट्रल सिविल के सर्विस के जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके ऊपर अगर पेनल्टीज लगानी होगी तो कौन कौन जो अथॉरिटीज है वो डिस्प्यूटेड अथॉरिटीज हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी कौन सी होगी, एक तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो गई, एक अथॉरिटी जो शेड्यूल में दिया गया है, या प्रेसिडेंट ने अपने स्पेशल या जनरल ऑर्डर से अगर कोई ऑर्डर निकाला है, बोला है कि ये अथॉरिटी जो डिस्प्यूटेड अथॉरिटी हो सकती है तो वो भी कर सकता है। तो अर्ज के अंदर कौन कौन सी पेनल्टीज लगा सकते हैं, ये एनी ऑफ द पेनल्टीज है, कोई सी भी पेनल्टी लगा सकते हैं, और प्रेसिडेंट तो एनी ऑफ द पेनल्टीज लगा ही सकते हैं, कोई भी पेनल्टी मेजर हो माइनर हो, कोई सी भी पेनल्टी जो रूल 11 के अंदर बताया था, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, उसमें से कोई सी भी पेनल्टी ये दोनों ही तरह की कैटेगरी के अथॉरिटीज अपन लगा सकते हैं उन गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर। ठीक है, अब तीसरे में वो बात कर रहे हैं सेंट्रल सिविल पोस्ट इन जनरल सेंट्रल सर्विसेज। तो क्योंकि मैंने अभी बात की थी, आपको समझाया कि 2 कैटेगरी बनाई गई है, एक तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज की जिसके अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट है, और एक सेंट्रल सिविल पोस्ट जिसको किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, जनरल सेंट्रल सर्विस में इंक्लूड किया गया है।
तो बेसिकली ये दो तरह की कैटेगरी है जहां जिनके ऊपर यहाँ पे सीसीए रूल 1965 यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो इनके लिए कौन सी अथॉरिटी होगी उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। तो इनके लिए जो डिस्प्यूट अथॉरिटी हो सकती है, द अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय ए जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बताया है, ऐसी अथॉरिटी जिनको प्रेसिडेंट ने अलाउ कर रखा है और अपने जनरल या स्पेशल ऑर्डर से। फिर उसके बाद वेयर नो सच ऑर्डर हैज बीन मेड, अगर इस तरीके का ऑर्डर इन पोस्ट के रिस्पेक्ट में नहीं निकाला गया है तो उस केस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी उनका होगा या शेड्यूल के अंदर जिस अथॉरिटी को दिया गया है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें भी ये सब बातें लिखी गई थी लेकिन इसमें सबसे पहले अपॉइंटिंग अथॉरिटी की पावर थी, लेकिन यहाँ पे बोला है कि सबसे पहले प्रेसिडेंट का ऑर्डर देखना है कि प्रेसिडेंट ने ऑर्डर निकाला है क्या उन पोस्ट, सिविल पोस्ट के रिगार्डिंग कि इस पोस्ट के लिए ये जो है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो सकता है। अगर वो ऑर्डर निकाला तो सबसे पहले वो देखना है। अगर ऐसा ऑर्डर नहीं है तो उसी केस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी या शेड्यूल के अंदर जो अथॉरिटी स्पेसिफाई कर रखी है उनके पास जाना है। तो ये डिफरेंस है, ये 12(2) के ए में और 12(2) के बी में। ठीक है, उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में काम करता है और वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज के ग्रुप सी का पर्सन है, ठीक है, या ग्रुप डी का पर्सन है। हालांकि ग्रुप डी अब खत्म हो चुके हैं, ग्रुप डी कुछ नहीं होता, ग्रुप सी तक ही है, लेकिन अभी क्योंकि इसको अपडेट नहीं किया गया, अमेंड नहीं किया गया, तो इसलिए इसमें ग्रुप डी का भी मेंशन है। तो ये कह रहे हैं इन केसेस में जो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है वहां पे ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए सेक्रेटरी जो है उस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के वो कॉम्पिटेंट है और वो जो है ये पेनल्टी लगा सकते हैं। और इसमें से पेनल्टी जो लगाने के लिए पावर है वो कोई भी पेनल्टी लगा सकते हैं, एनी ऑफ द पेनल्टीज। तो सिर्फ सेंट्रल सेक्रेटरीट क्लरिकल सर्विस को छोड़ दो, उसको छोड़कर बाकी जितने भी ग्रुप सी है या ग्रुप डी है और वो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का मतलब यानी एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल में जिसका भी मेंशन है, तो वो सारे वहां पे उन केसेस में सेक्रेटरी जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चला सकते हैं। उसके बाद कर रहे हैं कि हेड ऑफ ऑफिस किस केस में जो है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो सकता है। तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट किसी ऑफिस में काम कर रहा है, उसमें सर्व कर रहा है और सेंट्रल सिविल सर्विसेज सी का वो पार्ट है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उस केस में हेड ऑफ ऑफिस भी लगा सकता है अगर क्या है वो रैंक में छोटा नहीं है तो। ठीक है, रैंक में छोटा नहीं है, ये किनसे, ये इन अथॉरिटी से जो 12(2) में बताया गया है। अगर ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी या जो शेड्यूल के अंदर अथॉरिटी बताई गई है, हेड ऑफ ऑफिस अगर उनसे लोअर रैंक में नहीं है तो हेड ऑफ ऑफिस भी उनके ऊपर लगा सकता है, ये 12(3) के बी में बताया है। ठीक है, इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है, सेंट्रल सेक्रेटरीट क्लरिकल सर्विसेज, इसको छोड़कर बाकियों की बात कर रहे हैं। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सब रूल है वो 12 का 4 है, उसके अंदर बोला है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल। इसका मतलब इस रूल में ऊपर नीचे कुछ भी कहा गया है, जब आप ये काम करेंगे तब आपको ध्यान में रखना ही है और इसी बात को मानना है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि नो पेनल्टी स्पेसिफाइड इन क्लॉज 5 to 9 ऑफ रूल 11, जो 5 to 9 था वो आपका मेजर पेनल्टी था, shall be imposed by any authority subordinate to the appointing authority। तो जिसने अपॉइंट किया था, अपॉइंटिंग अथॉरिटी से सबॉर्डिनेट कोई भी अथॉरिटी जो है वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं चला सकती है, ना ही उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगा सकती है। चला तो सकती है, इम्पोज नहीं कर सकती है, shall be imposed। जो भी लिखा हुआ है उसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते, चेंज मतलब अपने वर्डिंग्स नहीं ला सकते। तो जो मैंने बोला था कि चला नहीं सकता है तो वो बात गलत है। इम्पोज, कोई भी पेनल्टी इम्पोज नहीं कर सकता। इम्पोज करने में और स्टार्ट करने में दोनों में डिफरेंस है। इम्पोज मतलब किसी पे लगाना कोई मेजर पेनल्टी। तो ये बात कहाँ से आ रही है, ये रूल कहाँ से इन्होंने क्यों बनाया, ये बेसिकली आपका जो हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 311 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वहां से आया है। वहां से क्यों आया, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था कि किसी को भी डिसमिस रिमूव ये करना है तो कोई भी अथॉरिटी जिसने उसको अपॉइंट किया है उससे लोअर अथॉरिटी
उसके ऊपर ये पेनल्टीज नहीं लगा सकती। ठीक है, तो नो पर्सन हु इज सो एंड सो, ये सारे कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट थे, शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू दैट बाय विच ही वाज अपॉइंटेड। यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से सबऑर्डिनेट कोई अथॉरिटी किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को जो इन कैटेगरीज के हैं उनको डिसमिस या रिमूव नहीं कर सकते। तो ये डिसमिस और रिमूवल जो है वो किस तरह की पेनल्टी है? मेजर पेनल्टी है। तो यहाँ पे आर्टिकल 311 के 1 में सिर्फ डिसमिसल और रिमूवल की बात है, लेकिन यहाँ पे जो इसका स्कोप है इसको वाइडर कर दिया गया है। यानी जो बाकी भी मेजर पेनल्टी, जैसे 3 साल से ज़्यादा के लिए किसी की इंक्रीमेंट रोकी गई है, तो ये भी आपका 5 to 11 में आता है, 5 to 9 में आता है, मेजर पेनल्टी में आता है। तो उस कैटेगरी में भी इसको ध्यान में रखा जाएगा। तो बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को फुलफिल करने के लिए ये जो है रूल बनाया गया है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन जो इसी रूल में बोला गया है कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के केस में ये ऐसा नहीं है। वहां पे कंट्रोलर और जो ऑडिटर जनरल है वो इंडियन अकाउंट सर्विसेज के रिगार्डिंग जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है और वो इम्पोज कर सकते हैं। वहां पे ऐसा मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ। वहां पे बोला गया है कि द पेनल्टी, जो मेजर पेनल्टी इज इम्पोज बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑन मेंबर ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विसेज। वहां पे इंडियन ऑडिट और अकाउंट सर्विसेज के केस में कंट्रोलर जनरल को ही जो है बनाया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो उसकी बात नहीं कर रहे यहाँ पे। इन जनरल जो हमारा सीसीएस रूल्स हैं जनरली जो आपके सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया। तो एक्सेप्शन को छोड़ देना, एक्सेप्शन की बात यहाँ पे नहीं की उन्होंने। फिर उसके अंदर बताया कि द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इम्पोज ऑन सच गवर्नमेंट सर्वेंट एनी मेजर पेनल्टी शैल नॉट इम्पोज एनी सच पेनल्टी अनलेस। अब ये अलग अलग कैटेगरी के बारे में ऊपर बताया गया था। जैसे कि हमने देख लिया, पहली कैटेगरी जो बताई थी वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज के गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में बताई थी, जिसके अंदर ये जो थे आपके अथॉरिटीज थी। फिर उसके बाद उन्होंने सिविल सेंट्रल सिविल पोस्ट की बात की जो कि जनरल सेंट्रल सर्विस में उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। फिर हमने बात की यहाँ पे सेंट्रल सिविल सर्विस के ग्रुप सी और डी के बारे में जो कि मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने बात की थी अगर किसी ऑफिस में काम कर रहा है उसके ग्रुप सी की बात, जहाँ पे हेड ऑफ ऑफिस जो है डिफाइंड है। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि ए मेंबर ऑफ सर्विस अदर देन जनरल सेंट्रल सर्विस। तो जो जनरल सेंट्रल सर्विस में नहीं है, तो जनरल सेंट्रल सर्विस में जो नहीं है, तो हम यहाँ पे क्योंकि सीसीए रूल के अंदर दो तरह की सर्विसेज हैं, या तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं या जनरल सेंट्रल सर्विसेज हैं। तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो जनरल सेंट्रल सर्विस में नहीं है तो उसका मतलब वो सेंट्रल सिविल सर्विस में है। तो वो कह रहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है वो सेंट्रल सिविल सर्विस में है, who has been substantially appointed to a civil post in the जनरल सेंट्रल सर्विसेज, या दूसरा कैटेगरी वो होगी जो जनरल सेंट्रल सर्विस में किसी सिविल पोस्ट में है, इज टेम्परली अपॉइंटेड टू एनी अदर सर्विस और पोस्ट। तो यानी वो ये कहना चाह रहा है कि सेंट्रल सिविल सर्विस का कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो या जनरल सेंट्रल सर्विस का कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, अगर उसको टेम्परली क्या किया गया, किसी दूसरी सर्विस या पोस्ट पे भेजा गया है, उसको अपॉइंट किया गया है, तो उस केस में अथॉरिटी कौन कॉम्पिटेंट होगी। तो ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर ली थी कि अगर सेंट्रल सिविल सर्विस के रिगार्डिंग कोई गवर्नमेंट सर्वेंट तो उसके ऊपर कौन अथॉरिटी होगी। फिर हमने ये भी बात कर ली थी कि जो सिविल पोस्ट है जनरल सेंट्रल सर्विस के अंदर उनके लिए कौन अथॉरिटी होगी। अब यहाँ पे बताया गया कि अगर ये दोनों ही गवर्नमेंट सर्वेंट उसको किसी दूसरे सर्विस या पोस्ट में टेम्परली अपॉइंट करते हैं, टेम्परली अपॉइंट कर रहे हैं हम, ठीक है, तो उन केस में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कौन हो सकता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इम्पोज ऑन सच गवर्नमेंट सर्वेंट एनी मेजर पेनल्टी शैल नॉट इम्पोज एनी सच पेनल्टी अनलेस। तो ये कहा गया कि यानी अगर इस जो टेम्परली जिसको अपॉइंट किया गवर्नमेंट सर्वेंट को उसके ऊपर अगर कोई मेजर पेनल्टी लगानी है तो उसके ऊपर मेजर पेनल्टी तब तक नहीं लगाई जा सकती, कब तक, जब तक इट हैज बीन कंसल्टेड सच अथॉरिटी। अगर टेम्परली जिस पोस्ट पे उसको ट्रांसफर किया गया, डिपार्टमेंट ट्रांसफर किया गया, वहां की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कोई भी गवर्नमेंट जो सर्वेंट ऐसा ट्रांसफर होके आया है इसके ऊपर पेनल्टी तब तक नहीं लगा पाएगी जब तक जिसका वो ओरिजिनली मेंबर है, यानी सेंट्रल सिविल सर्विस का मेंबर है या सेंट्रल सिविल पोस्ट का मेंबर है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट वहां की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कंसल्ट नहीं कर लेती।
तब तक वो नहीं लगा पाएगा। और यहाँ की जो अथॉरिटीज है वो सीनियर होनी चाहिए, ये भी बताया गया। इट हैज बीन कंसल्टेड सच अथॉरिटी नॉट बीइंग एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू इट। तो जिससे वो कंसल्ट कर रहे हैं यहाँ पे सेंट्रल सिविल सर्विस की अथॉरिटी से या सेंट्रल सिविल पोस्ट की अथॉरिटी से, वो सबऑर्डिनेट नहीं होनी चाहिए, वो हायर ही होनी चाहिए। as would have been competent under Rule 12(2) to impose on government servant any of the major penalties had he not been appointed to such other post or services or post। तो वो कह रहे हैं कि अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट इस टेम्परली इस पे नहीं पोस्ट हुआ होता, अपॉइंट नहीं हुआ होता, तो जिस सर्विस का वो पार्ट था ओरिजिनली, वहाँ के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कंसल्ट करे बिना उसके ऊपर मेजर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। और वो जो अथॉरिटी है वो सीनियर होनी चाहिए, सबऑर्डिनेट उसकी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों ही बातें बताई गई है, ठीक है। तो ये कंसल्टेशन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कर दिया कि जरूरी होगा। फिर जो लास्ट यहाँ पे बचा है कि अगर कोई प्रोबेशनर है, वो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे ट्रेनिंग में है, अभी प्रोबेशन पे है, ट्रेनिंग पे है, तो उस केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा? तो उस केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बताएगा कि डायरेक्टर जो है वहाँ के उस एकेडमी के, ये लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के जो डायरेक्टर होंगे वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन कौन सी पेनल्टी लगा सकते हैं ये बता रखा है। तो यहाँ पे जो पेनल्टी बताई है ये माइनर पेनल्टी बताई है, उसमें से भी सारी पेनल्टी नहीं लगा सकते वो। क्लॉजेस 1 सेंश्योर जो है और आपका इंक्रीमेंट वाला था, ये कुछ 2-3 जो है पेनल्टी बताई है। तो इसलिए ये ध्यान में रखें कि कौन कौन सी पेनल्टी भी लगा सकते हैं। यहाँ पे सारी पावर नहीं दी गई है, वो डायरेक्टर सिर्फ जो है माइनर पेनल्टी ही लगा सकते हैं। यानी वहां पे जब कोई प्रोबेशन में है तो तब तक वो माइनर पेनल्टी ही लगाई जा सकता है वहां पे। यानी जब तक वो कंफर्म नहीं होगा या जब तक वो अपनी सर्विस में पूरी तरह से इंडक्ट नहीं हो जाता, उससे पहले जो है प्रोबेशन के टाइम में तो फिलहाल के लिए तो ये रूल यही बताता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में पहले इसलिए बताया ताकि, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, इसका जो लैंग्वेज है मेन रूल का थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको सिंपल भाषा में ये बता दिया। लेकिन अब मेन रूल भी यहाँ पे एक बारी पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो उससे क्या होगा, आपको आसानी से समझ आएगा कि रूल 12 कहता क्या है। तो पहली बात तो ये हम देखेंगे, अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी यहाँ पे बता रखा है तो इसका जिक्र भी आया था रूल 12G के अंदर। 12G के अंदर बता रखा था कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मींस द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अंडर दिस रूल्स टू इम्पोज ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट एनी ऑफ द पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन रूल 11। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का मतलब रूल 2G के अंदर बताया था कि ऐसी अथॉरिटी जो इन रूल्स के तहत कॉम्पिटेंट है किसी भी तरह की पेनल्टी लगाने के लिए, जो रूल 11 या 11 में जो भी पेनल्टीज बताई गई हैं। तो यहाँ पे अब डिफाइन यहाँ पे किया गया डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगी कौन। तो ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज क्या है, कॉम्पिटेंट है, जो पेनल्टीज लगा सकते हैं। और कौन कितनी कितनी पेनल्टी लगा सकता है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, सारी पेनल्टी लगा सकते हैं। द प्रेसिडेंट में इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन रूल 11 ऑन एनी गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये तो सिंपल है कि कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट कोई भी पेनल्टी जो रूल 11 के अंदर बताया गया उसको लगा सकते हैं विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ रूल 12(1)। यानी 12(1) में जो भी बातें बताई गई है वो तो सारी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल 12 का 4। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल 12 का 4 क्या था, 12 का 4 यही था कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस रूल, कि किसी को भी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी की सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है, वो मेजर पेनल्टी नहीं लगा सकती। तो इसके बारे में हमने जो बात की थी वही कह रहा है कि जब आप, ये सब तो अथॉरिटी हैं, लेकिन ये सब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होने के बावजूद ये ध्यान में रखना है कि जो डिसमिस रिमूव कर रहा है या कोई मेजर पेनल्टी लगा रहा है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी की सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ना हो। तो ये बात भी ध्यान में हमें रखना है। तो इसीलिए बोला गया सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल 12 का 4 एनी ऑफ द पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन रूल 11 में बी इम्पोज्ड ऑन। तो रूल 11 के तहत जो भी पेनल्टीज बताई गई है वो किन के ऊपर इम्पोज हो सकता है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के ऊपर, अदर देन द जनरल सेंट्रल सर्विसेज। तो जनरल सेंट्रल सर्विसेज को छोड़ दो, सेंट्रल सिविल सर्विस के ऊपर जो है ये अथॉरिटीज जो है वो पेनल्टी लगा सकती हैं कोई भी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, एनी अदर अथॉरिटी एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो हमने ये टेबल में बात की थी कि जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज है उनके ऊपर ये अथॉरिटीज आप पेनल्टी लगा सकती हैं कोई सी भी।
उसके बाद ए पर्सन अपॉइंटेड टू सेंट्रल सिविल पोस्ट इंक्लूडेड इन द जनरल सेंट्रल सर्विस। तो जनरल सेंट्रल सर्विस के सिविल पोस्ट पे अगर किसी को अपॉइंट किया गया है तो उनके लिए सबसे पहले चेक करना है हमें कि प्रेसिडेंट ने क्या कोई स्पेशल ऑर्डर निकाल रखा है कि ये अथॉरिटी लगा सकती है पेनल्टी। तो सबसे पहला वही पॉइंट है कि बाय द अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ बाय ए जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। और जहां पे ये इस तरीके का ऑर्डर नहीं है तो वहां पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी या शेड्यूल के अंदर जो अथॉरिटी बताई गई है वो पेनल्टी लगा सकते हैं, यानी वो डिस्प्यूटी अथॉरिटी है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल 12 का 4, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन और रूल 12 का 4 का मतलब क्या कि वही कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उससे सबऑर्डिनेट अथॉरिटी किसी मेजर पेनल्टी को नहीं लगा सकते, उसको ध्यान में रखते हुए द पावर टू इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाइड इन रूल 11 मे आल्सो बी एक्सरसाइज इन केस ऑफ ए मेंबर ऑफ सेंट्रल सिविल ग्रुप सी। तो वो जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट वाली बात की थी मैंने, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि कोई सेंट्रल सिविल सर्विस ग्रुप सी का पार्ट है या ग्रुप डी का पार्ट है तो और वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो सेक्रेटरी जो है वो लगा सकते हैं। इफ ही सर्विंग इन एनी ऑफिस, और किसी ऑफिस में काम कर रहा है तो उस केस में हेड ऑफ ऑफिस जो है वो लगा सकते हैं। एक्सेप्ट वेयर द हेड ऑफ ऑफिस लोअर इन रैंक, तो जहां पे लोअर रैंक में होगा हेड ऑफ ऑफिस वहां पे नहीं लगा पाएगा, वहां पे तो बाकी जो अथॉरिटी बता रखी है ऊपर अपॉइंटिंग अथॉरिटी या शेड्यूल के अंदर जो दे रखा है वही करेंगे। बाकी के अंदर जो है हेड ऑफ ऑफिस भी लगा सकता है अगर वो लोअर रैंक में नहीं है तो। और ये जो नॉट स्टैंडिंग है यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ये बताई दिया कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी जो है सबऑर्डिनेट मेजर पेनल्टी नहीं लगा पाएगा। और उसके अलावा अगर टेम्परली किसी को ट्रांसफर किया गया है किसी ऐसे पोस्ट पे जो कि सेंट्रल सिविल पोस्ट नहीं है या सेंट्रल सिविल सर्विस नहीं है तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, उसका जो ओरिजिनल यानी जिसको बिलोंग करता है वहां की अथॉरिटी से कंसल्ट किए बिना वो नहीं लगा पाएगा, और जिससे वो कंसल्ट कर रहा है वो लोअर रैंक में नहीं होना चाहिए, ये भी बात है। तो ये सारी बातें जो है थोड़ा जो इसको जब हम रीड करते हैं तो रीड करने में ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में शॉर्ट में समझा दिया अच्छी तरह से ताकि आप उसको समझ सकें। और जहाँ प्रोबेशनर की बात आती है तो प्रोबेशनर के केस में ये जो है 3 तरह की माइनर पेनल्टी जो है वो डायरेक्टर लगा सकते हैं, और बाकी अगर कोई दूसरी पेनल्टी लगानी है तो वो किस में जाना पड़ेगा, ये ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी या किस में वो लाई करता है। सेंट्रल सिविल सर्विस में लाई करता है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी ये सब में आ जाएगा, डायरेक्टर नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, ये सारी बातें जो है इस रूल के अंदर बताई है। एक्सप्लेनेशन में ये भी क्लियर कर रखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज सी प्रोबेशनर मींस ए पर्सन अपॉइंटेड टू ए सेंट्रल सिविल सर्विस इन प्रोबेशन। तो यहाँ पे प्रोबेशन का जो बात कर रहे हैं कि प्रोबेशनर कौन होगा, तो प्रोबेशनर ये IAS IPS की बात नहीं कर रहे, बोलते सेंट्रल सिविल सर्विस में जो भी प्रोबेशनर अपॉइंट हुआ है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो आपके CSS के SO भी होते थे जिनको यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है वो डायरेक्ट आते थे, तो वो उनकी भी जो प्रोबेशनरी वो रहते होंगे या प्रोबेशन पे रहते होंगे तो उनकी भी वहाँ पे ट्रेनिंग होती होगी। तो क्योंकि जब ये रूल बना है ये बहुत पुराना रूल है 1965 का है, तो इसके अंदर सभी को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है कि एक वो केस भी हो जिसको यहाँ पे ध्यान में रख के ये रूल बनाया गया हो, और बाकी लोग भी सेंट्रल सिविल सर्विस के जो जाते हैं लबासना में ट्रेनिंग करने के लिए प्रोबेशन पे जाते हैं तो उनकी बात भी यहाँ पे कर रहा है। एक्सप्लेनेशन 2 बता रहा है कि वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंगिंग टू सर्विस और होल्डिंग ए सेंट्रल सिविल पोस्ट ऑफ एनी ग्रुप इज प्रमोटेड, जब किसी को प्रमोट किया गया यहाँ पे सेंट्रल सिविल पोस्ट का है या सर्विस का है, वेदर ऑन प्रोबेशन और टेम्पररी टू द सर्विस ऑफ सेंट्रल सिविल पोस्ट ऑफ द नेक्स्ट हायर ग्रुप, he shall be deemed to be purpose of this rule to belong to the service of or hold the central civil post of such higher group। तो जब किसी को प्रोबेशन पे वो कह रहे हैं कि किसी सेंट्रल सिविल सर्विस के किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को जब उसको प्रोबेशन पे या टेम्परली हमने क्या किया सेंट्रल सिविल सर्विस में ट्रांसफर किया, उसको नेक्स्ट हायर ग्रुप में डाला, तो तब भी ये माना जाएगा कि वो उसका मेंबर है। मेंबर ये क्यों कहना चाहते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देने से क्या पर्पस है, ये पर्पस यही कि अगर किसी सेंट्रल सिविल पोस्ट का या सेंट्रल सिविल सर्विस के पर्सन को गवर्नमेंट सर्वेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, सॉरी ट्रांसफर का मतलब नहीं, प्रमोशन कर रहे हैं या टेम्परली हम उसको किसी पोस्ट पे ऑफिशिएटिंग बना रहे हैं, एडॉक पे डाल रहे हैं मान लो सपोज, तो ये माना जाएगा कि उसी का वो मेंबर है। अब उसी का मेंबर मानने से ये होगा कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी फिर उसी के अकॉर्डिंग उसके लिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा।
तो वहां पे जो उसको अपॉइंट कर रहा है या उसका मेंबर होने की वजह से उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, उसकी बाकी अथॉरिटीज, डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज, वो भी चेंज हो जाएंगी। तो इसीलिए बोला गया है कि आप जब किसी को टेम्परली उसको किसी दूसरी सर्विस में डाल रहे हो, तो जब टेम्परली भी डाला गया है तो ये मान लिया जाएगा उसी हायर ग्रुप को या सर्विस को बिलोंग करता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर डिसिप्लिनरी उसका अथॉरिटी होगा। तो इसलिए ये ध्यान में रखने के लिए वो बोल रहा है कि एक्सप्लेनेशन दे दिया उन्होंने, क्लैरिफिकेशन दे दिया कि ये समझना है आपको, और इसके अकॉर्डिंग आपको फिर प्रोसीडिंग चलानी है अगर चलाने की जरूरत है तो। ठीक है, तो ये तो आपका रूल 12 था। तो शॉर्ट में इसलिए लिखने का फायदा ये होगा आपको कि इससे आपको आसानी समझ आएगा, फिर उसके बाद आप रूल पढ़ लें। चलिए उसके बाद नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं। आपका रूल है 13, अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स। अब कौन कौन सी अथॉरिटीज जो है वो प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट कर सकती हैं। तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कौन ले सकता है, कौन कौन सी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होंगी वो हमने उसकी बात कर ली। अब इंस्टीट्यूट कौन कर सकता है, तो ये कह रहे हैं द प्रेसिडेंट और एनी अदर अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय हिम बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर में इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट। तो एक तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं या ऐसी कोई भी अथॉरिटी जो एम्पावर्ड है बाय जनरल या स्पेशल ऑर्डर। तो हमने ऊपर देखा कि ये क्या कहेंगे आप इसको, जनरल स्पेशल ऑर्डर जो भी कहें, इसको एक अपना रूल ही बना दिया है कि ये अथॉरिटीज है डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज। तो ये जितनी भी अथॉरिटीज बताई गई हैं ये सारी कॉम्पिटेंट हैं जो प्रोसीडिंग है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि ये क्या है, रूल 12 क्या है, ये अपने आप में एक स्पेशल या जनरल ऑर्डर है प्रेसिडेंट का। क्योंकि सीसीए रूल किसने बनाया, प्रेसिडेंट ने यहाँ पे बनाया आर्टिकल 309 के प्रोवाइजो से पावर डिराइव करके। तो ये क्या है, अगर प्रेसिडेंट ने वहां से पावर डिराइव करके ये रूल बनाया और इसके अंदर लिखा कि ये अथॉरिटीज जो हैं वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये सब क्या है, कॉम्पिटेंट हैं। तो रूल 13 को अगर आप 12 के साथ मिला के पढ़ोगे, एक साथ पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे डिसिप्लिनरी जो अथॉरिटीज हैं वो सारी कॉम्पिटेंट हैं ये इनिशिएट करने के लिए। तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट के अलावा कौन हो गया, ऐसी कोई भी अथॉरिटी जिसको एम्पावर किया गया है। तो रूल 12 की वजह से जितनी भी अथॉरिटीज रूल 12 के अंदर जिन जिन कैटेगरी के गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में उनको बनाया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उनके लिए वो क्या है, इनिशिएट कर सकते हैं। इनिशिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, डायरेक्ट ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी to institute disciplinary proceeding against any government servant on whom that disciplinary authority is competent to impose under these rules any of the penalties specified in rule 11। तो एक तो बोला कि प्रेसिडेंट तो कर ही सकते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट सुप्रीम है। दूसरा, जिनको भी एम्पावर किया गया, तो रूल 12 के अंदर डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज कौन कौन सी एम्पावर्ड है वो भी इंस्टीट्यूट कर सकती हैं। उसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट या अगर कोई सीनियर जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से सीनियर है तो वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कि भी आप इस तरह की प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करो या स्टार्ट करो। तो दोनों तरह की बातें उन्होंने बता दी। प्रेसिडेंट की देखिए, जनरली प्रेसिडेंट जहां पे भी लिखा होता है, प्रेसिडेंट की सारी जो पावर होती है वो ज्यादातर मिनिस्टर को डेलीगेटेड होती है। किसी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर जो भी वहां पे मिनिस्टर होते हैं उनकी पावर जो है डेलीगेटेड होती है मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट की पावर को। तो एक हम केस भी देखेंगे, केस के अंदर ये स्पेसिफिकली कोर्ट ने बोला भी है, लिखा हुआ भी है, और वहां पे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो आपका प्रेसिडेंट के नाम पे अपॉइंट हुए, लेकिन वो पावर डेलीगेटेड की वजह से जो है मिनिस्टर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बने हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना, प्रेसिडेंट हमेशा खुद नहीं करते किसी भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को स्टार्ट। वो क्या करते हैं, डेलीगेट करके है, और वहां पे उसके बिहाफ पे हर डिपार्टमेंट में जो भी मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्ट्री में मिनिस्टर्स हैं, वो उनके पास पावर होती है और वो इस तरह की प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो हम डिटेल में देखेंगे अभी। उसके बाद बोल रहे कि ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अंडर दीज रूल्स। अब इन रूल्स के तहत जो भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो कॉम्पिटेंट है। क्या कॉम्पिटेंट है, टू इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टीज इन क्लॉज 1 to 4, यानी माइनर पेनल्टी को इम्पोज करने के लिए अगर कोई डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है, मे इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द इम्पोजिशन ऑफ एनी ऑफ द पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन क्लॉज 5 to 9 ऑफ रूल 11। तो जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी माइनर पेनल्टी लगाने के लिए कॉम्पिटेंट है
वो मेजर पेनल्टी लगाने की प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये लिखना क्लैरिफाई करना या रूल बनाना क्यों जरूरी था, क्योंकि ये मैटर कोर्ट में चैलेंज हो जाता है तो दिक्कत होती, तो इसलिए उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया इस रूल के अंदर, सब रूल के अंदर, कि भाई जो माइनर पेनल्टी लगाने के लिए प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है वो मेजर पेनल्टी की प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि कभी कभार मान लो होता क्या है कि आपने माइनर पेनल्टी के लिए प्रोसीडिंग स्टार्ट की, बाद में कुछ कुछ आर्टिकल्स या चार्जेस हैं वो इस तरीके के हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर मेजर पेनल्टी लगाई जा सकती है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर दोबारा से प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह के सिचुएशन को कोप अप करने के लिए, इस तरह की सिचुएशन को टैकल करने के लिए, डील करने के लिए इस रूल के अंदर ये बात बताई है कि जो भी डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी माइनर पेनल्टी लगा सकता है वो मेजर पेनल्टी भी लगा सकता है। नॉट स्टैंडिंग दैट सच disciplinary authority is not competent under these rules to impose any of the minor penalties। later penalties का मतलब minor penalties। तो अगर वो माइनर पेनल्टी मेजर पेनल्टी लगाने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं भी है उसके बाद भी वो इंस्टीट्यूट कर सकता है, ये बात बताइए। इंस्टीट्यूट मतलब स्टार्ट कर सकता है। तो ये आपका जो है ये दो सब रूल थे इसके अंदर, रूल 13 के अंदर। अब जो है कुछ कुछ डिटेल में भी इनको हम बात करेंगे, इम्पोज कैसे करते हैं कि माइनर पेनल्टी इम्पोज करने का क्या प्रोसीजर होता है। तो ये हम देखेंगे माइनर पेनल्टी को इम्पोज करने का प्रोसीजर रूल 16 के अंदर, और उससे पहले है मेजर पेनल्टी को इम्पोज करने का प्रोसीजर रूल 14 के अंदर। जो मेजर पेनल्टीज है वो क्योंकि सीवियर है उसके बारे में पहले बताया गया है, माइनर पेनल्टीज क्योंकि उससे कम सीवियर है, लाइट है, और उसके अंदर उतना जो है स्टिग्मा कह सकते हैं कि इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए उसको बाद में बताया गया है। रूल 14 और 15 है बेसिकली उसके अंदर मेजर पेनल्टी को कैसे डील करना है उसके लिए प्रोसीजर बताया गया है। तो आगे हम बात कर लेते हैं रूल 14 की। रूल 14 है प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टीज। तो ये पार्ट 6 जो है इसके अंदर आपका रूल 14, 15, 16 तीनों ही है और प्रोसीजर बताया गया है। तो प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी आपका रूल 14 ये क्या कहता है, इसके अंदर आज हम जो है यहाँ पे सब रूल 6 तक देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है इसके अंदर। ये देखेंगे तो आप इसके अंदर टोटल कितने इसके सब रूल हैं, मेरे हिसाब से 23 के आसपास तो थे ही इसके अंदर। हाँ, तो 23 तक है, ये 24 तक है। तो बाकी के अंदर नेक्स्ट सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, पूरा 14 को कंप्लीट कर देंगे। आज हम इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं ताकि आप थोड़ा पढ़ भी लें, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर बाकी बातें और क्या बताई गई है नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो नो ऑर्डर, सब रूल 1 कहता है नो ऑर्डर इम्पोजिंग एनी ऑफ द पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन क्लॉज 5 to 9। तो जहां पे भी क्लॉज 5 to 9 होगा उसका मतलब मेजर पेनल्टी है, तो मैं उसको डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ मैं मेजर पेनल्टी बोलूंगा, ये आप ध्यान में रखना है। तो कोई भी ऑर्डर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी शैल बी मेड। तो कोई भी ऑर्डर जिससे आप मेजर पेनल्टी लगा रहे हैं वो किसके बिना नहीं हो सकती, एक्सेप्ट आफ्टर इंक्वायरी हेल्ड एज फार एज मे बी इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दीज रूल्स एंड रूल 15 in the manner provided by the Public Servant Inquiries Act 1850 where such inquiry is held under that act। तो पहला जो सब रूल ये कहता है कि कोई भी ऑर्डर जिससे आप मेजर पेनल्टी इंपोज करना चाहते हैं वो कब तक नहीं हो सकती, जब तक नहीं हो सकती तब तक कि आप कोई इंक्वायरी ना कर लें। एज फार एज मे बी, एज फार एज मे बी लिखने का क्या पर्पज है, देखिए जब हम किसी भी इस तरह के स्टैट्यूटरी रूल को पढ़ते हैं तो उसके अंदर हर एक वर्ड का मीनिंग होता है। तो ये जो एज फार एज मे बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो कह रहा है कि जहां तक पॉसिबल हो आप इन रूल्स के अंदर जो प्रोसीजर बताया गया है उनको फॉलो करें। थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत का मतलब ये कि थोड़ा बहुत अगर जो ऊपर नीचे आप कर भी रहे हैं तो वहां पे भी जो आर्टिकल 311 का प्रोटेक्शन है उसको ध्यान में रख के चलेंगे। तो अगर ये जो इंक्वायरी की बात कर रहा है, ये इंक्वायरी की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने आर्टिकल 311 के यहाँ पे क्लॉज 2 में देखा था कि कोई भी पर्सन जिसको आप डिसमिस कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, रैंक में रिड्यूस कर रहे हो, उसको आप कब तक नहीं कर सकते, जब तक उसके लिए कोई इंक्वायरी होल्ड नहीं करते। उस इंक्वायरी में आप उसको उसके चार्जेस नहीं बताते, उसको जब तक आप कोई रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं देते, ठीक है। तो ये बात यहां से ली गई है
तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोटेक्शन किसी को दिया गया है तो वो प्रोटेक्शन अगर रूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, कोई रूल्स बनाया जा रहा है इससे रिलेटेड, तो उसके अंदर वो प्रोटेक्शन होना ही होना है। अगर वो नहीं होगा तो वो रूल क्या होगा, रूल जो कोर्ट में है वो इनवैलिड हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। जितना पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्राडिक्शन में है, जितना पोर्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन दिया गया है उसको नहीं प्रोवाइड करता है। तो ये सारी बातें जो है यहाँ से लेकर, और यही सब बातें जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी कहता है कि भाई जब आप किसी को कोई पेनल्टी लगा रहे हैं तो एटलीस्ट इंक्वायरी करो, उसको एटलीस्ट कम से कम अपने चार्जेस बताओ, किस चार्जेस के लिए आप पेनल्टी लगा रहे हो, और उसको एक अपॉर्चुनिटी दो। तो ये सब बातें जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पार्ट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब हम बात कर रहे हैं रूल 14 की, 15 की, 16 की, तो यहाँ पे ये आर्टिकल 311 के जो प्रोटेक्शन है उसको कंप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप ऑफिस के अंदर भी जब आप इस तरह की पेनल्टीज को डील कर रहे हो, वहां पे आप किसी के ऊपर मेजर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी लगा रहे हो, तो आप एक तो 311 का प्रोटेक्शन अगर है उस केस में तो, और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या भला है उसके बारे में हमने फर्स्ट सेशन में भी बात किया था। बेसिकली एक मोटा मोटा और सिंपल बात ये समझ लिए कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि सामने वाले को जो भी आप काम कर रहे हो उसके बारे में उसको पता होना चाहिए और उसको एक मौका मिलना चाहिए उसके बारे में अपना स्टैंड रखने के लिए। तो अगर आपने मान लो कोई प्रोसीडिंग चलाई, उसके अंदर आपने बोला कि ये डॉक्यूमेंट मैं फॉलो करूंगा, इनके ऊपर, इनके बेसिस पे आपके ऊपर मैं चार्जेस प्रूफ करूंगा, तो वो डॉक्यूमेंट आप उसको बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट है जिनके बेसिस पे मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ। कोई गवाह है तो गवाह को बताओगे ताकि वो अपना पक्ष रख सके। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पूरा मौका देता है सामने वाले को अपनी बात रखने के लिए, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का रोल है। बाकी कोर्ट ने जैसे कहीं कहीं पे जहां पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अगर वायलेट हुआ है तो कोर्ट ने क्या बोला है उसके बारे में हम ये 2-3 जो कोर्ट केसेस उसके एग्जांपल से भी समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि कोई भी ऑर्डर जिसके अंदर आप मेजर पेनल्टी लगा रहे हो तब तक नहीं लगा पाओगे जब तक आपने इंक्वायरी नहीं की, और एज फार एज में भी, यानी जहां तक पॉसिबल हो आपको जो इस रूल के अंदर यानी रूल 14 के अंदर प्रोसीजर बताया गया है या रूल 15 के अंदर प्रोसीजर बताया गया है, उन दोनों को फॉलो करके उन दोनों के हिसाब से करना है। और उससे जब डिविएट होंगे, अब ये तो लिखा नहीं कि डिविएट होंगे तो क्या होगा, तो लेकिन डिविएट होंगे तो उस केस में कोर्ट ने बोला है, या कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया है, हेल्ड किया है, सारी चीजें उसमें कोर्ट ने बोली है कि आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना पड़ेगा। उसका एक एग्जांपल मैं दूंगा अभी। अब इसके साथ साथ नीचे एक ये लिखा हुआ है पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरीज एक्ट। इसकी जरूरत क्यों है? ये बेसिकली जब ये सीसीए रूल 1965 बना होगा तो उस केस में आजादी से पहले ये पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरीज एक्ट हुआ करता था, जिसके तहत गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता था उनके ऊपर इंक्वायरीज चलती थी। तो उनके ऊपर इंक्वायरीज, क्योंकि ये उस टाइम पे जब ये रूल आया होगा तभी चल रही होंगी, तो इस वजह से इसको डाला गया है। रूल उनके सेम सिमिलर प्रोसीजर था। इसका एक बारी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ताकि देखने से क्या होता है माइंड में रहता है कि ये था पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरीज एक्ट 1850। 1850 तो आप समझ सकते हैं ये आज़ादी से पहले का एक्ट था। और बेसिकली इसका क्या ऑब्जेक्ट था ये यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजीम सम ऑफ देम who were holding high position in the governance of the Indian Dominion were found to be acting as autocrat। तो कह रहे हैं कि जब ब्रिटिश रूल था उस केस में गवर्नमेंट में जो भी काम करते थे उनमें से किसी कुछ हाई पोजीशन जो होल्ड कर रहे हैं, ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट का बिहेवियर या पब्लिक सर्वेंट का जो बिहेवियर क्या था, ऑटोक्रेट होता था। यानी दूसरे की बात नहीं सुनते थे और उनका बिहेवियर भी थोड़ा डिफरेंट होता था, या मिसकंडक्ट भी जैसे कह सकते हैं हम अपना अभी कंडक्ट रूल के रिस्पेक्ट में कि मिसकंडक्ट भी उनका रहा करता था। तो देयर बिहेवियर एज पब्लिक सर्वेंट बिकेम ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट। तो उस केस में उनका जो भी बिहेवियर था एक कंसर्न बना। तो इन ऑर्डर टू हैव ए चेक ऑन देयर बिहेवियर various legislative measures were taken but they were not found inadequate, they were found to be inadequate. In order to have stringent measure, bill was introduced in the legislature। तो क्योंकि उनका बिहेवियर उस टाइम पे जो भी ब्रिटिश रिजीम में लोग काम करते थे, पब्लिक सर्वेंट थे, उनका बिहेवियर थोड़ा कंट्रोल करने के लिए इसको लाया गया था।
तो ऑब्वियसली जब ये क्योंकि बहुत लैप्स हो गया टाइम के बाद, तो इसके अंदर तो इंक्वायरीज अब नहीं होती हैं। तो इस वजह से क्या है, इसका इतना रोल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि उस टाइम में क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर या तो इन रूल्स के तहत इंक्वायरी हो सकती थी या पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरीज एक्ट के तहत इंक्वायरीज हो सकती थी, इस वजह से वहाँ पे अप्लीकेबल था। लेकिन आज मुझे इस टाइम पे मुझे लगता है कि इसकी रिलेवेंस नहीं है, और ज़्यादातर जो इंक्वायरीज है वो इनके तहत हो सकती है या अलग अलग सर्विसेज के अलग अलग जो है डिसिप्लिनरी रूल्स बने हुए हैं। तो फिर भी लेकिन क्योंकि इसमें बताया गया, तो ये दोनों ही बताया गया कि दोनों ही प्रोसीजर के तहत किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर जो है इंक्वायरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हमारा मेजर कंसर्न सीसीएस सीसी रूल है, तो उसके तहत क्या इंक्वायरी हो सकती है बस उसको देखेंगे हम। ये हो गया आपका पहला सब रूल। सेकंड जो सब रूल है वो कहता है वेयर वेन एवर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज ऑफ ओपिनियन। तो एक चीज तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ओपिनियन किसका मैटर करता है, यहाँ पे ओपिनियन मैटर करता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का। यानी अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का ओपिनियन नहीं है, किसके कोई सबॉर्डिनेट अथॉरिटी जो है डिसीजन लेती है और वो इंक्वायरी करना स्टार्ट करती है, तो क्या होगा, वो कोर्ट के अंदर जब चैलेंज होगा तो उसको कोर्ट इनवैलिड करार दे देगा। क्यों? क्योंकि रूल ये कहता है कि व्हेनेवर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर आर ग्राउंड्स फॉर इंक्वायरिंग इनटू द ट्रूथ ऑफ एनी इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन मतलब कोई जो भी उसके ऊपर चार्जेस लगाए, इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर अगेंस्ट ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो जब भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का ये ओपिनियन फॉर्म होता है कि ग्राउंड्स बन रहे हैं, ऐसे ग्राउंड्स बन रहे हैं जिसकी वजह से इंक्वायरी की जा सकती है, जो भी मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ सामने आए हैं। तो ओपिनियन जो है आपका, क्योंकि ये मेजर पेनल्टी है, यहाँ पे हम मेजर पेनल्टी की बात कर रहे हैं, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपना ओपिनियन बनाने के लिए क्या कर सकता है, कैसे वो ओपिनियन बनाता है, तो बेसिकली वो प्रिलिमिनरी एक इंक्वायरी कर सकता है। इंक्वायरी वो खुद भी कर सकता है, वो कॉन्फिडेंशियल होता है जनरली, और वहाँ पे क्या करता है, वो डॉक्यूमेंट्स या जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं उसको देखता है, उसके भले यानी उसको कलेक्ट करवाता है और फिर उसको एग्जामिन करके वो अपना ओपिनियन फॉर्म करता है कि भाई क्या एक्चुअल में ऐसा कुछ है। या मान लो कोई कंप्लेंट आया तो कंप्लेंट के जो भी बारीकियाँ हैं उनको देखा, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनसे इंक्वायरी कर ली। और तो ये एक तरह की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में बेसिकली क्या है, वो अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं, जो जो मैटर उनके सामने होते हैं उनके बेसिस पे अपना जो है ओपिनियन फॉर्म करते हैं। जब वो ओपिनियन फॉर्म हो गया, और इस ओपिनियन फॉर्म करने के दौरान ये भी हो सकता है कि मान लो आपसे कुछ शो कॉज नोटिस देकर आपसे कुछ आपका जवाब ही मांगा जाए, लेकिन ये आपका मेन इंक्वायरी का पार्ट नहीं होगा। मेन इंक्वायरी या रेगुलर इंक्वायरी तब स्टार्ट होती है जब चार्जशीट दी जाती है। तो चार्जशीट देने के बाद मेन इंक्वायरी स्टार्ट होती है, उससे पहले आपका कह सकते हो ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है। और जनरली ये कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन कभी कभार जो भी चार्ज ऑफिसर है उससे भी उसका व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, उसका ओपिनियन या उसका क्या से है, क्या कहना चाहता है, वो पूछा जा सकता है। तो व्हेनेवर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज ऑफ ओपिनियन, इस ओपिनियन उसने फॉर्म कर ली कि जो भी भाई चार्जेस या मिसकंडक्ट बताए गए हैं, जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, उसके अंदर कुछ इंक्वायरी करके ट्रूथ हो सकता है, तो उस केस में वो क्या कर सकता है, इट में इटसेल्फ खुद भी इंक्वायरी कर सकता है, अपॉइंट अंडर दिस रूल्स या इन रूल्स के तहत अपॉइंट कर सकता है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरीज एक्ट या पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरीज एक्ट के तहत भी अपॉइंट कर सकता है इंक्वायरी के लिए, एन अथॉरिटी टू इंक्वायर इनटू ट्रूथ देयर ऑफ। तो सच्चाई को सामने लाने के लिए, उसकी इंक्वायरी करने के लिए किसी अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसी अथॉरिटी को क्या बोलेंगे, इंक्वायरी अथॉरिटी कह सकते हैं हम, आईओ इंक्वायरी ऑफिसर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का ओपिनियन फॉर्म हो गया, यहाँ पे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का ओपिनियन का मैटर, तो इससे क्या पता चलता है कि जब आप इनिशिएट करना चाहते हो इंक्वायरी को, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की अप्रूवल जरूरी है। क्योंकि जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आपके फाइल पे साइन करके अप्रूव करेगा, तभी तो माना जाएगा ना कि उसने ओपिनियन दिया है। तो कई केसेस के अंदर यही हुआ कि इस फाइल को जो अप्रूवल दिया वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के सबॉर्डिनेट ने दे दिया, यानी उससे लोअर रैंक के ऑफिसर ने दे दिया कि भाई इंक्वायरी स्टार्ट की जाए। तो उस केस में क्या होगा, इस
सब रूल का वायलेशन हो जाएगा और जब कोर्ट में मैटर जाएगा तो बोला जाएगा नहीं भाई आपने गलत यहाँ पे इंक्वायरी की है, आप इसको फ्रेश इंक्वायरी करो। जब मैटर बहुत पुराना नहीं होता तो उस केस में फ्रेश इंक्वायरी करने के लिए कहती है कोर्ट, और जब मैटर बहुत पुराना हो जाता है तो उस केस में मतलब चार्जेस जो है प्रूफ नहीं हो सकते फिर उस गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट। तो कोर्ट फिर क्या कहता है कि नहीं भाई हम इस मैटर को डिसमिस करते हैं और इस जो जो भी उससे रिलेटेड फिर उसका जो भी बेनिफिट गवर्नमेंट सर्वेंट को मिल सकता है वो मिल जाता है। कई केसेस मैंने अभी ऑनलाइन भी देखे हैं और पढ़े भी हैं। ठीक है, आपको एक दो केसेस में मैं बताऊंगा अभी। तो जनरली यही आपको इन रूल्स के अंदर जो प्रोसीजर बनाया गया है, अगर इनको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाएगा, जो कि मैंने देखा है कि गवर्नमेंट के अंदर बहुत से क्योंकि इग्नोरेंस की वजह से या नॉलेज नहीं होने की वजह से इनको रूल्स को एज इट इज फॉलो नहीं करते हैं, उसकी वजह से कई चार्जेस नहीं प्रूफ हो पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अभी ऑफिस में इस मैटर को डील कर रहे हैं उनके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन रूल्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़े भी समझे भी, और किस किस केसेस के अंदर जो कोर्ट है इन मैटर को रिजेक्ट कर देता है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को रिजेक्ट कर देता है, किन किन लकूना की वजह से, किन किन शॉर्ट कमी की वजह से, वो भी आपके माइंड में होना चाहिए ताकि वो गलतियां आप ना करें। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इसका जो प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो क्या कहता है, जहां पे वेयर देयर इज ए कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ रूल 3C ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964। तो जहां पे कंप्लेंट आई है सेक्सुअल हरेसमेंट की और वो कंप्लेंट जो आई है रूल्स 3C के तहत आई है कंडक्ट रूल्स के, तो उस केस में हमें पता है कि एक कंप्लेंट कमेटी हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में होनी चाहिए और वो क्या करती है, उस इंक्वायरी को डील करती है, इंक्वायरी करती है, वो कंप्लेंट को डील करती है और उसके बेसिस पे अपना जो है रिकमेंडेशन या फैसला देती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर किसी मैटर के अंदर ऐसा हुआ तो उस केस में वेयर देयर इज अ कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट द कंप्लेंट कमेटी इस्टेब्लिश, तो उस केस में जो कंप्लेंट कमेटी इस्टेब्लिश है उस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट या ऑफिस के अंदर जो इस तरह की इंक्वायरी करती है, तो वही इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरिंग अथॉरिटी मानी जाएगी। यानी कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट के केस में जो भी कंप्लेंट कमेटी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट या ऑफिस में बनी हुई है, वहां पे उन केसेस में अलग से इंक्वायरी ऑफिसर को बनाने की जरूरत नहीं है, इंक्वायरिंग अथॉरिटी को बनाने की जरूरत नहीं है। वो कंप्लेंट कमेटी ही जो है इंक्वायरिंग अथॉरिटी मानी जाएगी। और क्या मानी, कैसे मानी जाएगी, शैल बी डीम्ड टू बी इंक्वायरिंग अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। ऐसी इंक्वायरी अथॉरिटी जिसको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने अपॉइंट किया है। तो इससे एक बात और चीज यहाँ पे सामने आती है कि हमेशा जो इंक्वायरिंग अथॉरिटी है उसको कौन अपॉइंट करेगा, उसको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ही अपॉइंट करेगा। अगर किसी और ने अपॉइंट किया तो उस केस में वो भी जो है इनवैलिड हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी टू लॉ हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। तो जिसको अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस ऑफिसर की दी गई है वही अपॉइंट कर सकता है। बात यही है कि रूल 14 क्योंकि आप मेजर पेनल्टी लगा रहे हैं तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। कहीं पे भी अगर कुछ आप चेंज कर रहे हैं तो उस केस में आपको बाकी जो प्रिंसिपल है 311 का आपका आर्टिकल और नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल उसको फॉलो करना है, अगर कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहे हैं तो। ठीक है, if separate procedure has not been prescribed for the complaint committee for holding inquiry into the complaints of sexual harassment, the inquiry as far as practical in accordance with the procedure laid down in these rules। और अगर उस इंक्वायरी कमेटी के लिए अलग से प्रोसीजर नहीं बने हुए हैं इस तरह की कंप्लेंट को डील करने के लिए, तो वो इस प्रोसीजर को ही फॉलो करके, रूल 14 के ही प्रोसीजर को फॉलो करके अपने कंप्लेंट की इंक्वायरी करेंगे, ये भी बताया है। ठीक है, तो ये प्रोवाइजो जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन में क्या है, वेयर द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इटसेल्फ होल्ड द इंक्वायरी, जहां पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी खुद इंक्वायरी होल्ड कर रहे हैं। देखिए दो तरह से इंक्वायरी हो सकती है, यहाँ पे जैसे बताया कि इट में इटसेल्फ इंक्वायर इनटू, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वो खुद भी इंक्वायरी कर सकता है या किसी इंक्वायरी अथॉरिटी को भी अपॉइंट कर सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जब खुद को ही अपॉइंट करेगा या खुद ही करेगा, इंक्वायरी करेगा, तो उस केस की बात आ रहे हैं।
क्योंकि सब रूल 7 से 20 तक जो आगे हम बात करेंगे उसके अंदर इंक्वायरी अथॉरिटी की बात हो रही है, और सब रूल 22 के अंदर भी इंक्वायरी अथॉरिटी की बात हो रही है। तो वहां पे क्योंकि अगर डिस्प्यूट अथॉरिटी खुद ही इंक्वायरी कर रहा है तो उस इंक्वायरी अथॉरिटी का जो रेफरेंस है वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा कि उसकी जगह पे डिस्प्यूट अथॉरिटी ने वो सारे काम किए। तो यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कह रहा है कि वेयर द डिस्प्यूट अथॉरिटी इटसेल्फ होल्ड इंक्वायरी, खुद ही इंक्वायरी कर रहा है, एनी रेफरेंस टू सब रूल 7 to 20 एंड सब रूल 22 टू इंक्वायरिंग अथॉरिटी, जहां पे इंक्वायरिंग अथॉरिटी का मेंशन है, शैल बी कंस्टिट्यूट एज रेफरेंस टू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो ये माना जाएगा कि वहां पे इंक्वायरी अथॉरिटी का मतलब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ही है। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है वेयर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपॉइंट्स ए रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट एज इंक्वायरी अथॉरिटी। तो जो इंक्वायरिंग अथॉरिटी या इंक्वायरिंग ऑफिसर है आईओ, वो कौन हो सकता है, वो एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो सकता है। तो यानी जो सब रूल आपका 7 to 20 है, वहां पे आप इंक्वायरिंग ऑफिसर का रेफरेंस जो है वो आप रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, ये कह रहा है। यानी वो एक्सप्लेन कर रहा है कि आईओ का मतलब वहां पे सिर्फ आईओ जो है जनरल सर्विस में है वो ही नहीं माना जाएगा, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट भी इंक्वायरिंग अथॉरिटी हो सकता है, और इन सब रूल के अंदर वो इंक्वायरिंग अथॉरिटी का मतलब एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, ये भी कह रहा है। अब हम इसके अंदर एक रेफरेंस ले लेते हैं, ये केस का रेफरेंस मैं देता हूँ। कैट का ये है, दिल्ली कैट का है, दिल्ली के प्रिंसिपल बेंच जो है उसमें जसविंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो इसके अंदर क्या हुआ था एक ब्रीफली मैं बताता हूँ। पहले तो जसविंदर सिंह जी थे भाई, अब इनके ऊपर चार्जेस लग गए सेक्सुअल हैरेसमेंट के, 3-4 महिलाओं ने लगा दिया इनके ऊपर, और इसकी इंक्वायरी के लिए बोला गया। इंक्वायरी की गई, इंक्वायरी के अंदर जो है इंक्वायरी में रिपोर्ट ये आई कि भी इनके ऊपर चार्जेस प्रूफ नहीं होते। अब इनसे डिसअपॉइंट होके जो भी डिस्प्यूट अथॉरिटी थी उन्होंने बोला कि नहीं चार्जेस प्रूफ नहीं होते, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर आपका जो एएसजी है उनसे ओपिनियन मांग लेते हैं। जबकि अगर आप देखेंगे अभी तक जो हमने बात की है इसके अंदर कहीं भी ओपिनियन मांगने की बात नहीं हो रही है। तो ब्रीफली यानी क्या हुआ कि उन्होंने ओपिनियन मांगा, तो ये भी थोड़ा अलग था। इस चीज़ को क्लेम किया जो भी जसविंदर सिंह जी थे यानी चार्ज ऑफिसर थे, उन्होंने बोला कि भाई ये प्रोसीजर के अंदर नहीं लिखा हुआ और इन्होंने इस तरीके से ओपिनियन मांगा है, तो ये अगेंस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ये जो आपका केसेस था उनके ऊपर वो क्या था, सेक्सुअल हरेसमेंट के केसेस थे। तो सेक्सुअल हरेसमेंट के केसेस थे, तो उस केस में उस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर पहले से ही जो इस तरह की कमेटी होनी चाहिए थी, ये कंप्लेंट कमेटी जिसकी बात कर रहे हैं, वो कंप्लेंट कमेटी वहां पे नहीं थी। जब इनके खिलाफ, जसविंदर सिंह जी के खिलाफ, चार्ज ऑफिसर के खिलाफ जब इस तरीके का मैटर आया, तभी कंप्लेंट कमेटी को वहां पे बनाया गया। और कंप्लेंट कमेटी को जो बनाया गया वो वहां पे सेक्रेटरी ने फॉर्म किया, सेक्रेटरी के अप्रूवल से फॉर्म हुआ। जबकि जो डिस्प्यूटी अथॉरिटी थे वहां पे मिनिस्टर थे, कपिल सिब्बल जी उस टाइम पे वहां पे मिनिस्टर थे और वो वहां पे डिस्प्यूटी अथॉरिटी थे। तो एक तो मैटर ये अराइज हुआ कि यहाँ पे जैसे कि ये कहता है कि जो कंप्लेंट कमेटी होगी वो क्या होगा, इंक्वायरिंग अथॉरिटी होगी। कंप्लेंट कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको वहां पे उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट के फॉर्म में लिया। अब इनका जो सबमिशन था, चार्ज ऑफिसर का सबमिशन क्या था कि भाई ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट वैलिड नहीं है। वैलिड क्यों नहीं है, बोला कि कंप्लेंट कमेटी जो बननी चाहिए थी वो डिस्प्यूटी अथॉरिटी के अप्रूवल से बननी चाहिए थी। डिस्प्यूटी अथॉरिटी जहाँ वहाँ पे मिनिस्टर थे, लेकिन उसको अप्रूवल किसकी मिली हुई थी, सेक्रेटरी की मिली हुई थी। तो इसलिए बोला कि ये जो इंक्वायरी हुई है या इंक्वायरी रिपोर्ट है ये वैलिड नहीं है। तो इसके अंदर कोर्ट ने बोला, जो उसको वो इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बोला कि इसके अंदर ये जो प्रोवाइजो है इसके अंदर ये कहता है कि जो कंप्लेंट कमेटी इस्टेब्लिश्ड है हर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट या ऑफिस के अंदर, तो उस टाइम में ये जो केस है वहां पे कंप्लेंट कमेटी पहले से नहीं थी, वो कंप्लेंट कमेटी बनाई गई। अब वो कंप्लेंट कमेटी बनाई गई तो उसको अप्रूव किसने किया, उसको डिस्प्यूटी अथॉरिटी ने अप्रूव नहीं किया, सेक्रेटरी ने अप्रूव किया। तो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए बोला गया क्योंकि कंप्लेंट कमेटी पहले से एस्टैब्लिश नहीं थी, और ये जो रूल है प्रोवाइजो है ये कहता है कि पहले से एस्टैब्लिश होनी चाहिए, तभी उस अगर वो इंक्वायरी करती है तो उसको हम जो है इंक्वायरी अथॉरिटी की रिपोर्ट मानेंगे। तो ये सामने आया कि भाई क्योंकि चार्जेस जब सामने आए उसके बाद कंप्लेंट कमेटी बनाई गई और कंप्लेंट कमेटी को डिस्प्यूटी अथॉरिटी ने अप्रूव नहीं किया, तो इस वजह से उसके खिलाफ जो भी प्रोसीडिंग की गई वो वैलिड नहीं है। और भी मैटर थे लेकिन इससे रिगार्डिंग मैंने आपको ये बताया कि इसके रिगार्डिंग क्या बोला गया वहाँ पे।
तो यही था इसके अंदर एक बारी, इन द प्रेजेंट केस नो परमानेंट कंप्लेंट कमेटी वाज एस्टैब्लिश इन द मिनिस्ट्री और इन डिपार्टमेंट टू इंक्वायर इनटू द इम्पुटेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट. इट वाज ओनली ऑन द कंप्लेंट ऑफ मिस्टर, जो भी वुमेन एम्प्लॉय थी, दैट इंक्वायरिंग कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री अंडर द ऑर्डर्स ऑफ सेक्रेटरी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंप्लेंट कमेटी हैड नो अप्रूवल ऑफ द डिस्प्लिनरी अथॉरिटी. तो इसका कहने का मतलब ये हुआ, या तो कंप्लेंट कमेटी पहले से एस्टैब्लिश्ड हो जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है, और नहीं तो अगर कोई नई कंप्लेंट कमेटी बनाई गई जिसने डिस्प्लिनरी जो चार्जेस थे उसको इंक्वायरी की जिसके रिगार्डिंग, तो उस केस में उसे डिस्प्लिनरी अथॉरिटी का अप्रूवल लेना चाहिए था. ठीक है, ये बेसिकली मोटा मोटा इसके रिगार्डिंग बात बोली गई है. ये जजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर और भी बातें काफ़ी बोली गई है, लेकिन क्या है हम इसको बड़ा डिटेल में तो नहीं डिस्कस करेंगे, तो एक दो चीज़ें बता देते हैं हम अगर इसमें कुछ है. हाँ, एक और बता देता हूँ. जैसे कि मैं कह रहा था कि जो प्रेसिडेंट की सारी पावर होती है वो डेलीगेट की जाती है मिनिस्टर के ऊपर, तो उसके बारे में भी इन्होंने बोला था कहीं पे. देखिए एक ये भी इंपॉर्टेंट, वो कह रहे हैं कि ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बी गोपीनाथ का केस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई थी. इसमें यह भी बोला गया था कि 4 स्टेजेस हैं डिस्प्लिनरी अथॉरिटी जिसमें एक्शन लेता है. वो 4 स्टेजेस क्या है? इनिशिएशन ऑफ डिस्प्लिनरी प्रोसीडिंग फॉर मेजर पेनल्टीज. एक तो जब वो इनिशिएट कर रहा है डिस्प्लिनरी प्रोसीडिंग, तो एक तो ये है इसके अंदर ड्रॉइंग अप ऑफ चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट. दूसरा जो वो मिसकंडक्ट के चार्जेस बना रहे हैं जिसे हम चार्जशीट बोलते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, अपॉइंटमेंट करने का भी रोल जो है वो इंक्वायरी ऑफिसर का रोल जो है वो डिस्प्लिनरी प्रोसीडिंग डिस्प्लिनरी अथॉरिटी का है. प्रेजेंटिंग ऑफिसर, जो गवर्नमेंट के केस को प्रेजेंट करता है उसको प्रेजेंटिंग ऑफिसर बोलते हैं, तो उसको भी अपॉइंट करने की ड्यूटी डिस्प्लिनरी अथॉरिटी की है. और सुपरवाइज करने का काम भी उसका है कि वो जो फेयर मैनर में इंक्वायरी कंडक्ट हो वो देखना है. और इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, ये सारे काम क्या है? डिस्प्लिनरी अथॉरिटी के 4 स्टेजेस हैं जो डिस्प्लिनरी अथॉरिटी को जिसको देखना है. It is thus established that initiation of disciplinary proceeding and constitution of inquiring committee is the sole domain of disciplinary authority. यानी अगर स्टार्ट करना है किसी के खिलाफ डिस्प्लिनरी प्रोसीडिंग, तो उसके अंदर भी डिस्प्लिनरी अथॉरिटी की जो है अप्रूवल होनी चाहिए. और जब किसी के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बनाई जा रही है तो उस केस में भी डिस्प्लिनरी अथॉरिटी की अप्रूवल होनी चाहिए. ये 2 मेन बातें यहाँ पे इस केस के लिए इंपॉर्टेंट थी. ठीक है, तो ये आपको यानी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जब ये इस तरह की रिपोर्ट को मान रहे हैं कि भाई इसके तहत प्रोसीडिंग्स हैं, तो वो उसकी कायदे से यानी प्रॉपर तरीके से अप्रूवल होनी चाहिए. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम सब रूल 3 की, ज़्यादा डेविएट नहीं करते हम. सब रूल 3 कहता है वेयर इट इज प्रपोज टू होल्ड इंक्वायरी अगेंस्ट ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर दिस रूल एंड रूल 15 द डिस्प्लिनरी अथॉरिटी शैल ड्रॉ अप और कॉज टू बी ड्रॉन अप. तो जब ये प्रपोज कर लिया यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो गई, ओपिनियन फॉर्म कर लिया जो भी डिस्प्लिनरी अथॉरिटी है कि भाई इसके खिलाफ रेगुलर इंक्वायरी करनी है, तो उस केस में डिस्प्लिनरी अथॉरिटी क्या करेगा उसके बारे में बात बताते हैं. तो जो बात बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि द डिस्प्लिनरी अथॉरिटी शैल ड्रॉ अप, खुद बनाएगा, और कॉज टू बी ड्रॉन अप, या बनवाएगा. क्या बनवाएगा? द सब्सटेंस ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर इनटू डेफिनेट एंड डिस्टिंक्ट आर्टिकल्स ऑफ चार्ज. तो जो भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस का मतलब ये हो गया कि बेसिकली उसने गुनाह क्या किया, चार्ज क्या प्रूफ हो रहा है उसके खिलाफ. जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाता हूँ. जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई अगर किसी के घर में रात के समय घुस गया चोरी से और वहां पे उसके घर से जाके कोई सामान चुरा के ले आया, तो इसका सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस है ये कि चोरी की उसने. और उसका स्टेटमेंट अगर बात करें, जो कि यहाँ पे सेकंड में बात करें, तो स्टेटमेंट में क्या है? पूरा डिटेल आ जाएगा कि वो किस तरीके से रात के 11 बजे, जब हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं यहाँ पे किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी कर रहे हैं या क्रिमिनल केसेस भी कोर्ट में जाते हैं, तो जितना स्पेसिफिक आप मैटर को लिखेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका केस होगा. अगर आप स्पेसिफिक नहीं लिख पा रहे, टाइम डिटेल्स नहीं लिख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका केस जो है वीक हो जाता है. तो आपने बताया कि रात के लगभग 11:30 बजे जब लोग घर में सो रहे थे, तो वो कमरे दरवाजा का ताला खिसका के या दीवार फांद के वो दूसरी तरफ चला गया और घर में घुस गया चोरी करने के इरादे से, और वहां से ये सामान लेके आता हुआ बाहर वो दिखाई दिया. तो ये जो स्टेटमेंट है, ये एक तरीके से ये जो भी चार्ज लगा रहे चोरी का, उसका स्टेटमेंट है.
और जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस का मतलब जो उसने ऑफेंस किया या गुनाह किया है या मिसकंडक्ट किया है, तो वो क्या है, चोरी की है, ये आप बता रहे हो। या दूसरा आप ट्रेसपास एक दूसरा होता है जो क्रिमिनल मैटर में होता है, तो वहां पे उसने बिना इजाजत के किसी की प्रॉपर्टी में दाखिल हुआ है वो। तो मैं उसका एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो बेसिकली है, आपको ये चार्जशीट का एक एग्जांपल बताऊंगा, वहां पे क्या क्या लिखा हुआ है वो भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो जो भी डिस्प्लिनरी अथॉरिटी का वो क्या करेगा, एक तो आर्टिकल्स ऑफ चार्ज बनाएगा जिसके अंदर सब्सटेंस होगा जो भी उसके खिलाफ मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर उसने किया है, इनटू डेफिनेट एंड डिस्टिंक्ट। तो हर एक आर्टिकल ऑफ चार्ज क्या होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों ही अलग अलग चार्जेस होने चाहिए। आप अगर आर्टिकल ऑफ चार्ज में 3 उसके ऊपर चार्जेस लगा रहे हो तो तीनों चार्जेस डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ये कहने का मतलब है। और फिर उसके अंदर जो सेकंड एनेक्सर लगता है, यानी ये बता रहा है कि चार्जशीट में क्या क्या लगेगा चार्जशीट के अंदर, यानी एक तो आपका आर्टिकल्स ऑफ चार्ज लगता है, फिर स्टेटमेंट, उसकी स्टेटमेंट में जैसे कि मैंने डिटेल में बताया कि डिटेल में उसने क्या क्या किया चार्जेस लगाने के लिए। अगर आप बोले चोरी की तो चोरी की कैसे, तो वो जब वो रात को गया, ये सब बारी बातें जो है वो स्टेटमेंट के फॉर्म में आप लिखेंगे। तो स्टेटमेंट इन सपोर्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ चार्ज, तो वहां पे क्या लिखेंगे आप कि जो जो बातें हुई है डिटेल के अंदर, विच शैल कंटेन, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स, उसके अंदर सारे फैक्ट्स आ जाएंगे उस चार्ज से रिलेटेड। अगर उसने कोई कन्फेशन भी किया है, उसने एडमिट भी किया है कि उसने ऐसी गलती की है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप डाल सकते हैं उसके अंदर। अगर आपने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के अंदर आपने उससे पूछा था कि ये चार्जेस आपके सामने आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हो, और उसमें मान लो एडमिट भी कर लिया उसने, तो उसके बारे में भी आप वहाँ पे स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद कहता है ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लगाओगे और लिस्ट ऑफ विटनेस लगाओगे जिनके बेसिस पे आप वो आर्टिकल ऑफ चार्ज उसके खिलाफ प्रूफ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और लिस्ट ऑफ विटनेस, यहाँ पे कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं लिखा हुआ या कॉपी ऑफ विटनेस नहीं लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन डीओपीटी ने क्या कर रखा है, अपना एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला है, उसके अंदर बोला है कि टाइम को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स जो है जिसके बेसिस पे हम उसके खिलाफ चार्जेस प्रूव करेंगे, उनकी कॉपीज उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इन डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो ये ऑर्डर डीओपीटी ने निकाला कि टू सेव द टाइम। अब यही मुद्दा जो है एक कोर्ट केस के अंदर भी आ गया कि उस चार्ज ऑफिसर को लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट तो दी गई लेकिन उसको उसकी कॉपी नहीं दी गई, तो उसने बोला कि क्योंकि मुझे कॉपी नहीं दी गई तो मैं अपना जो है जो पक्ष रखना था वो नहीं रख पाया, और इसलिए जो है ये प्रोसीडिंग जो है इसको इनवैलिड बोलना जाना चाहिए। तो कोर्ट ने क्या बोला उसके बारे में हम देख लेंगे, उससे पहले हम चार्जशीट देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल। तो ये SOLDC एग्जाम जो था 2014 का, उसके अंदर ये चार्जशीट आया था। क्वेश्चन ये आप अपने आप पढ़ लेना, वहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ इस चार्जशीट में क्या क्या चीज़ लिखा जाता है उसका परफॉर्मेंस सिर्फ दिखाऊंगा, और उसके बेसिस पे अगर डिटेल में आपको करना हो तो इसका मैं सिर्फ आपको लिंक में डाल दूंगा कि चार्जशीट का ये जो वीडियो मैंने डिस्कस किया था उसको डाल दूंगा, आप दोबारा देख सकते हैं। तो चार्जशीट का क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होता है वो देख लें एक बारी। तो एक तो ऐसा मेमोरेंडम होगा जिसके अंदर लिखा जाएगा कि आपने आपके खिलाफ ये जो है इंक्वायरी होल्ड करने के लिए हम प्रपोज कर रहे हैं, और उसके लिए आपको ये आर्टिकल ऑफ चार्ज, ये एनेक्सर 1 स्टेटमेंट जो है एनेक्सर 2 के अंदर, और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वो अटैच करके दे रहे हैं और विटनेस दे रहे हैं ये, और आपको 10 दिन के अंदर अपना जो है जवाब देना है। और ये सारी बातें हम, अगर नहीं आपने इंक्वायरी में पार्टिसिपेट किया या आपने जो एडमिट किया या नहीं किया, वो सारी बातें ही लिखनी है। तो ये बेसिकली मेरा समझाने का मुद्दा नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अनेक्सर के अंदर की आर्टिकल्स ऑफ चार्ज में क्या क्या आता है। तो आर्टिकल्स चार्ज में जैसे बता रखा है, श्री ए वाइल वर्किंग एज यूडीसी फेल्ड टू ज्वाइन हिज न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन वायलेशन ऑफ ऑफिस ऑर्डर डेटेड सो एंड सो, ठीक है। ये है चार्ज कि उसने नई प्लेस ऑफ पोस्टिंग को ज्वाइन नहीं किया। स्टेटमेंट में क्या आएगा, स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो इसका पूरा डिटेल बताया गया है, जो उसके ऊपर चार्ज लगा रहा है इसको बोल्ड में यहाँ पे लिख दिया, और पूरा उसका डिटेल यहाँ पे नीचे दे दिया कि श्री यूडीसी वाज पोस्टेड इन R&D सेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR एट क्रूशियल टाइम एंड डेट एंड देन ट्रांसफर टू बजट सेक्शन ऑफ CSIR एट द सेम स्टेशन वाइड ऑर्डर dated this with immediate effect, but Shri A UDC did not join the place of posting for the next 15 days from this and reported for duties in old section this on this. Shri A UDC joined budget section of CSR only on 17 तारीख को and he was advised by SOR&D to join the new place of posting.
तो देखा कि आपने ये इसके ऊपर हमने चार्ज लगाया और इसका यहाँ पे स्टेटमेंट में पूरा डिटेल बताया। तो यही करना होता है स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन के अंदर। तो एक आपका आर्टिकल ऑफ चार्ज होता है जिसके अंदर आप चार्जेस सारे बताते हैं, ये सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। और यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं कि किस रूल का वायलेशन हुआ है, तो उस रूल को कोट भी कर सकते हैं। और इम्प्यूटेशन के अंदर बेसिकली आपने डिटेल में बता दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम उसने क्रिएट की है। और उसके बाद ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में आप बताएंगे कि ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑफिस ऑर्डर मेंशन भी कर सकते थे, लेकिन कॉपी प्रोवाइड इसलिए आजकल की जाती है ताकि टाइम सेव हो सके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ विटनेसेस एनेक्चर 4 में आ जाता है। तो ये इस तरीके का बना के उसको देना है डिस्प्यूट अथॉरिटी को, ये बताया गया है, ठीक है। अब मेन हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये समझ में आ गया कि अगर ये प्रपोज किया गया है कि इंक्वायरी होल्ड करनी है तो इस तरह की चार्जशीट बनाई जाएगी जिसके अंदर ये चारों बातें जो है ये आएंगी, ये बताया गया है, ठीक है। अब इस स्टेज पे क्योंकि लिखा है कि डिस्प्यूटरी अथॉरिटी का काम है ये करवाना या करना, तो यहाँ पे भी डिस्प्यूटरी अथॉरिटी की अप्रूवल होनी चाहिए चार्जशीट के लिए। सिर्फ इनिशिएट करने के लिए ही अप्रूवल नहीं चाहिए जहां पे लिखा गया कि इनिशिएशन के लिए, उसके अलावा जब चार्जशीट दी जा रही है तो उस केस में भी अप्रूवल चाहिए। और अगर चार्जशीट का अप्रूवल नहीं होगा तो क्या होगा, तो उस केस में जो डिस्प्यूट प्रोसीडिंग है वो इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो चार्जशीट का केस है ये इसके अंदर आपका इसमें आया था। इसके अंदर जैसे कि मैं आपको, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट के केस में ये बोला गया इसके अंदर कि वेदर द चार्जशीट इशूड अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट इज विदाउट जुडिक्शन इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट डिस्प्यूट अथॉरिटी फाइनेंस मिनिस्टर हैड नॉट गिवन अप्रूवल फॉर इशूइंग द चार्ज मेमो यानी चार्जशीट। तो इस केस में यही प्रॉब्लम हुई कि जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो डिस्प्यूट अथॉरिटी थे, उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया था चार्जशीट को सर्व करने के लिए। तो कोर्ट ने इसमें बोला कि जैसा कि मैंने बताया अभी कि ये जो दोनों ही केसेस के अंदर जो चार यहाँ पे चार ये स्टेजेस हैं, चार स्टेजेस में यहाँ पे डिस्प्यूट अथॉरिटी को दोनों ही केसेस के अंदर अप्रूवल देनी होती है, इनिशिएशन के लिए भी और जब चार्जेस हम ड्रॉ कर रहे हैं या चार्जशीट दे रहे हैं तब भी देनी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि क्योंकि डिस्प्यूट अथॉरिटी ने अपनी अप्रूवल नहीं दी थी तो जो चार्जशीट है वो इनवैलिड है और जो डिस्प्यूट प्रोसीडिंग है वो भी इनवैलिड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिस जिस स्टेज पे डिस्प्यूट अथॉरिटी की अप्रूवल होनी चाहिए वो अप्रूवल हो, ठीक है। उसके अलावा ये जो केस है गोपीनाथ वाला, इसमें ये आपको बताया मैंने। और एक ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वाली बात थी, ये आपका इलाहाबाद कैट का ये डिसीजन था। इसमें वही रेफरेंस जो मैं बता रहा था उसी के बारे में बात की गई। तो इसमें जो कोर्ट है उसने बोला कि यहाँ पे जो आपका सब रूल 14 का 4 है उसमें क्लियरली लिखा है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देना है। यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट देना है। तो जो यहाँ पे चार्ज ऑफिसर उसका क्या कहना था कि मुझे भाई इस डॉक्यूमेंट्स की कॉपी नहीं दी गई। तो कोर्ट ने ये बोला कि भाई क्लियरली जो 14 का 4 है उसके अंदर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बोला गया है। फिर उसने बोला कि नहीं डीओपीटी ने तो बोला है कि भाई कॉपीज प्रोवाइड करनी है। तो कोर्ट ने ये बोला भाई इसके अंदर आप पढ़ो, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, विद ए व्यू टू रिड्यूसिंग द टाइम टेकन बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। यानी इसको प्रोवाइड करने का पर्पस ये है कि टाइम रिड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन ये ऑब्लिगेटरी कहीं पे भी नहीं है कि कॉपीज प्रोवाइड की जाए। तो यानी अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो चार्ज ऑफिसर है उसको सिर्फ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ही देता है तो उसके बेसिस पे वो ये नहीं कह सकता कि जो डिस्प्यूट प्रोसीडिंग है वो इनवैलिड हो गई, उतना भी सफिशिएंट है। लेकिन टाइम बचाने के लिए जो है ये पूरी कॉपीज इसकी दी जा सकती है। तो कोर्ट ने भी यही जजमेंट रखा कि भी नहीं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया तो उसके बेसिस पे भी जो प्रोसीडिंग है वो वैलिड है। और अगर कॉपी आपको प्रोवाइड करने के लिए इसमें लिखा हुआ है तो उसका पर्पस अलग है। उसके अंदर बोला विद ए व्यू टू रिड्यूसिंग द टाइम टेकन। अगर कोई काम डीओपीटी या मतलब सपोज जो भी डिपार्टमेंट है वो अपने मर्जी से ऐसा करवाना चाह रहा है जिससे और इस प्रोसीडिंग को फास्ट किया जा सके, तो वो आप मैंडेटरी नहीं कह सकते, वो एक तरीके से जो है आपकी प्रोसीडिंग को कहीं से भी इम्पैक्ट नहीं करता, ठीक है। तो आप डिमांड कर सकते हो लेकिन ये नहीं कह सकते इसके बेसिस पे प्रोसीडिंग जो है वो इनवैलिड हो गई है।
तो क्योंकि रूल के अंदर जो लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, तो इतना भी कोई प्रोवाइड करता है तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कॉपी प्रोवाइड कर देता है तो उसके लिए और भी अच्छा है, ताकि वो सामने जो भी चार्ज ऑफिसर है किसी तरीके का एलिगेशन लगा सके और अपने केस को भी आप आसानी से प्रोसीडिंग को जल्दी कर सको। इस व्यू से डिप्टी ने बोल रखा है कि भाई आप कॉपी भी प्रोवाइड कर दो। चलिए आगे आ जाते हैं। The disputed authority shall deliver or cause to be delivered to the government servant a copy of the article of charge, statement of imputation of misconduct and the list of document and witnesses। यानी इसको अगर कंबाइंड हम बात करें तो यानी चार्जशीट, तो डिस्प्यूटेड अथॉरिटी क्या करेगा, ये डिलीवर करवाएगा या डिलीवर खुद करेगा, कॉज टू बी डिलीवर्ड करवा सकता है गवर्नमेंट सर्वेंट को। ठीक है, यानी चार्जशीट जो है वो सर्व कराना है। सर्व कराने का मतलब होता है कि उसको पहुंचाना है जो भी चार्ज ऑफिसर उसके पास। तो पहुंचाने का तरीका आजकल क्या, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज देते हैं। ईमेल करने का भी ऑप्शन आजकल तो आ गया है, क्योंकि आजकल जो है ये डिजिटल जितने भी मीडियम्स हैं उनको भी वैलिड कहा है कोर्ट ने। तो ये अलग अलग तरीके हैं, लेकिन उसके पास जो है भिजवाना है और इस तरह से भिजवाना है कि आपके फिर प्रूफ होना चाहिए, यानी डिस्प्यूट अथॉरिटी को साथ में कुछ अपने पास डिलीवर होने का कुछ प्रूफ भी रखना होता है। तो इस तरीके से डिलीवर करवाना है चार्जशीट को। ठीक है, ऑन रिसीट ऑफ द आर्टिकल ऑफ चार्ज। अब जब चार्जशीट को, अब ये आर्टिकल ऑफ चार्ज का मतलब आप समझ लो चार्जशीट, हम शॉर्ट में बोलेंगे इसको। तो चार्जशीट जब मिल गई गवर्नमेंट सर्वेंट को तो उसका काम क्या है, वो क्या करता है, अपना रिटर्न स्टेटमेंट देता है डिफेंस का। यानी जो जो आर्टिकल्स लगाए गए चार्जेस के, उसके लिए अपना अगर पॉइंट वाइज जवाब लिखे तो बहुत बढ़िया है। उसके अंदर लिखा है कि इस आर्टिकल के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सो सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर ऐसा ऐसा हुआ और इसके अंदर मेरी कोई गलती थी या नहीं थी, वो अपना उसके अंदर लिख सकता है। इफ ही सो डिजायर एंड ऑल्सो स्टेट वेदर ही डिजायर्स टू बी हर्ड इन पर्सन। और जो डिफेंस अपना बनाएगा रिटर्न स्टेटमेंट डिफेंस का, उसके अंदर ये भी लिख सकता है कि वो क्या सुना जाना चाहता है। सुना जाना मतलब वो अपनी बात को क्या खुद प्रेजेंट होकर इन पर्सन अथॉरिटी के सामने रखना चाहता है, ये भी उसके अंदर वो लिख सकता है। और ये इसके लिए टाइम जो दिया गया वो कितने दिन का दिया गया है, 15 दिन का टाइम दिया गया है, विच में फर्दर बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 15 डेज एट ए टाइम। और आगे उसको एक्सटेंड करने के लिए 15 दिन और मिल सकते हैं अगर वो मांगता है तो। और जिसके अंदर क्या करना पड़ेगा, जब हम एक्सटेंड करेंगे टाइम को तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा राइटिंग के अंदर। डिस्प्यूटरी अथॉरिटी जो है वो राइटिंग में लिख सकता है, और एनी अदर अथॉरिटी अथॉराइज्ड बाय द डिस्प्यूटरी अथॉरिटी। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली, यहाँ पे ये काम एक्सटेंड करने का, टाइम को एक्सटेंड करने की जो अथॉरिटी है वो डिस्प्यूटरी अथॉरिटी के पास भी है, और या कोई दूसरी अथॉरिटी उसको भी पावर दी गई है कि डिस्प्यूटरी अथॉरिटी के बिहाफ पे वो भी एक्सटेंड कर दे। सिर्फ टाइम जो 15 दिन का टाइम और एक्स्ट्रा वो मांग रहा है वो टाइम भी एक्सटेंड कर दे। अंडर नो सर्कमस्टांसेस जो मैक्सिमम टाइम है वो 45 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 45 डेज जो है मैक्सिमम टाइम पीरियड है जो एक्सटेंशन मिल सकती है अपने रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस को देने के लिए चार्ज ऑफिसर के लिए के पास। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनरेबल कैट का ये कोई मैटर है। तो ऑनरेबल कैट का ये तो हमने एक बार देख लिया कि इलाहाबाद कैट का कि क्या बताया था। आर्टिकल्स ऑफ चार्ज इसकी हमने बात कर ली थी कि नो सर्कमस्टांसेस एक्सटेंशन भी, तो ये तो हमने ऑलरेडी बात कर ली कि किस तरह से जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है या विटनेस है उसके अंदर डॉक्यूमेंट का देना जरूरी नहीं है, लेकिन फॉर सेफर साइड हम कॉपी भी दे सकते हैं उसकी। तो ये हमने बात कर ली ऑलरेडी। चलिए आगे बात करते हैं। ऑन सब रूल 5 कहता है ऑन रिसीट ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। जब चार्ज ऑफिसर ने अपना रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस दे दिया डिस्प्यूटरी अथॉरिटी को, द डिस्प्यूटरी अथॉरिटी में इटसेल्फ इंक्वायर। तो वो खुद क्या कर सकते हैं, खुद वो जो आर्टिकल्स ऑफ चार्ज है उनको खुद इंक्वायर कर सकते हैं जहां पे उसने एडमिट नहीं किया है। और इफ इट कंसिडर इट नेसेसरी टू डू सो अपॉइंट अंडर सब रूल एनी इंक्वायरिंग अथॉरिटी। तो जैसा कि हमने ऊपर भी बात की थी कि या तो इंक्वायरी अथॉरिटी अपॉइंट हो सकती है, या डिस्प्यूटरी अथॉरिटी अगर चाहें तो जिन जिन आर्टिकल ऑफ चार्ज को उन्होंने एडमिट नहीं किया चार्ज ऑफिसर ने, उसके लिए एक इंक्वायरी अथॉरिटी को अपॉइंट किया जा सकता है जो इंक्वायरी करेगा उन्हीं चार्जेस के रिगार्डिंग। यानी जो एडमिट हो चुके हैं उनकी बात नहीं कर रहे, जो जो आर्टिकल ऑफ चार्ज एडमिट नहीं हुए उनके लिए इंक्वायरी होगी, और उसके लिए या तो डिस्प्यूटरी अथॉरिटी खुद कर सकते हैं या इंक्वायरी अथॉरिटी हो सकती है। एंड वेयर ऑल द आर्टिकल ऑफ चार्ज हैव बीन एडमिटेड। एक तो वो केस हो गया जहां पे उसने कुछ चार्ज एडमिट किए कुछ चार्ज एडमिट नहीं किए,
तो जिन चार्ज को एडमिट नहीं किए उनके लिए इंक्वायरी होगी, वो इंक्वायरी डिस्प्यूटिंग अथॉरिटी कर ले या इंक्वायरिंग अथॉरिटी कर ले। जहां पे सारे आर्टिकल ऑफ चार्ज जो थे वो उसने एडमिट कर लिया, उसकी बात कर रहा है। अगर अपने रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट ने जिसके ऊपर चार्जेस लगे सारे चार्जेस एडमिट कर लिए, तो उस केस में क्या होगा, द डिस्प्यूटरी अथॉरिटी शैल रिकॉर्ड इट्स फाइंडिंग ऑन ईच चार्ज आफ्टर टेकिंग सच एविडेंस एट इट मे थिंक फिट एंड शैल एक्ट इन मैनर लेड डाउन इन रूल 15। तो उस केस में अगर उसने सारे चार्जेस एडमिट कर लिए तो जो डिस्प्यूटरी अथॉरिटी है वो फाइंडिंग्स लिखेगा। फाइंडिंग्स का मतलब कंक्लूजन लिखेगा कि वो क्या मानता है फिर आगे। तो उसके अंदर जैसे मान लो उसने एडमिट कर लिया अपना कि उसने चोरी की थी, मैं एग्जांपल जो दे रहा था उसके एग्जांपल में आगे बात करते हैं। उसने मान लिया कि चोरी की थी, तो उसके अंदर अगर वो कुछ एविडेंस और लेना चाहता है किसी का, जो वहाँ पे हमने एविडेंस के लिए वो लिखा था, पर्सन्स को लिखा था, लिस्ट ऑफ एविडेंस लिखा था ना वहाँ पे, तो वो लिस्ट ऑफ एविडेंस के अंदर जो जो पर्सन थे उनको हम बुला के उनकी भी हम एविडेंस ले सकते हैं और वो भी उसको भी लिख सकते हैं अपने। तो पहले लिखेंगे कि इसने अपने चार्ज को एडमिट कर लिया है, तो वो लिख दिया जाएगा। फिर एविडेंस ने भी उसको सब्सटेंशिएट किया यानी उसको सपोर्ट किया, वो भी लिख देंगे। फिर सारे मैटर को देखते हुए आई एज डिस्प्यूटरी अथॉरिटी फाइंड सो एंड सो कंक्लूजन। तो इस तरीके से फिर डिस्प्यूटरी अथॉरिटी अपना नीचे भी वो लिख देगा कि क्या कंक्लूड करता है, कि उसके बेसिस पे फिर अब क्या करना चाहिए। और फिर उसके बाद हम किस में चले जाएंगे, रूल 15 के अंदर। यानी ये नीचे जो इंक्वायरी हो रही है 6 से लेकर आगे तक की, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उसने सारे अपने जो गुनाह है उसको कबूल कर लिया, जितने भी आर्टिकल्स ऑफ चार्ज थे सबको एडमिट कर लिया। उस केस में हम सीधा किस में चले जाएंगे, हम 15 में चले जाएंगे। और ये जो नीचे यानी सारी बातें बताई गई है वो किसके लिए बताई गई है, इंक्वायरी जब करनी है तो उसके लिए बताई गई है, या उसने कुछ चार्जेस को एडमिट नहीं किया है तो उसके लिए क्या इंक्वायरी होगी उसके बारे में नीचे बात कर रही है। इफ नो रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस इज सबमिटेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी अपना इस तरीके का डिफेंस स्टेटमेंट नहीं देता है तो द डिस्प्यूटरी अथॉरिटी में इटसेल्फ इंक्वायर इनटू द आर्टिकल ऑफ चार्ज और में इफ कंसीडर इट नेसेसरी to do so appoint under sub rule 2 an inquiring authority for the purpose। अगर उसने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं भी दिया तो उस केस में भी या तो डिस्प्यूटरी अथॉरिटी खुद या इंक्वायरिंग अथॉरिटी जो है उसको अपॉइंट किया सकता है और फिर वो क्या करेंगे, चार्जेस को इंक्वायर करेंगे। Where the disciplinary authority inquires itself into the article of charge or appoint inquiring authority for holding an inquiry into such charge, it may appoint a government servant or a legal practitioner to be known as presenting officer to present on its behalf the case in support of the article of charge। ठीक है, अब एक हो गया आपका डिस्प्यूटरी अथॉरिटी जो ये सारी डिस्प्यूटरी प्रोसीडिंग को करवा रहा है, वो हेड एक तरीके से उसके निगरानी में सब काम हो रहा है। उसके अंडर कौन है, उसके अंडर है आपका इंक्वायरी ऑफिसर अथॉरिटी, उसको आप आईओ बोलो, इंक्वायरिंग ऑफिसर बोलो। अब इंक्वायरिंग ऑफिसर भी क्या करता है, खुद सारे चार्जेस प्रूफ नहीं करता है, उसको प्रूफ करने के लिए क्या होता है, एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर होता है। तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर का काम क्या हो गया, प्रेजेंटिंग ऑफिसर केस को गवर्नमेंट के बिहाफ पे रखता है। तो सामने हो गया आपका चार्ज ऑफिसर जो आपका एक तरह से कह सकते हो आपका जो है जिसके खिलाफ गुनाह लगाया गया या जिसके खिलाफ मिसकंडक्ट लगाया गया है। प्रेजेंटिंग ऑफिसर कौन है, ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे है जो उसके खिलाफ केसेस को प्रूव करेगा। तो ये वकील है एक तरीके से, गवर्नमेंट का वकील है ये। तो ये गवर्नमेंट का वकील, अब वो कह रहा है कि ये जो गवर्नमेंट का वकील इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा चार्जेस को प्रूव करना। तो अपॉइंट ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ये गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है प्रेजेंटिंग ऑफिसर, या लीगल प्रैक्टिशनर भी हो सकता है। लीगल प्रैक्टिशनर मतलब लॉयर, एडवोकेट, ये भी हो सकता है। तो लॉयर तो वो होता है जिसने लॉ कर रखी हो, एलएलबी कर रखी हो। एडवोकेट वो होता है जो प्रैक्टिस कर रहा है, ये डिफरेंस होता है। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। टू बी नोन एज प्रेजेंटिंग ऑफिसर, को प्रेजेंटिंग ऑफिसर बोलेंगे और इसका काम क्या होगा, टू प्रेजेंट ऑन इट्स बिहाफ द केस इन सपोर्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ चार्ज। तो आर्टिकल ऑफ चार्ज को प्रूव करने का काम इसका रहेगा, ये केस को यानी गवर्नमेंट के बिहाफ पे करेगा। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट सर्वेंट है इंक्लूड्स ए पर्सन हु हैज सीज्ड टू बी गवर्नमेंट सर्विस, सीज्ड टू बी इन गवर्नमेंट सर्विस। तो यानी ये प्रेजेंटिंग ऑफिसर आपका रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो सकता है। ठीक है, और आज के जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर लास्ट जो हम सब रूल 6 करेंगे, उसके बाद हम बाकी जो सब रूल्स हैं वो नेक्स्ट
सेशन में करेंगे, इसको देख लेते हैं। द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शैल वेयर इट इज नॉट इंक्वायरिंग अथॉरिटी, जहां पे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद इंक्वायरी नहीं कर रहा है उस केस में, अब क्योंकि खुद ये इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, तो जो भी इनके पास डॉक्यूमेंट है, जो भी मटेरियल है, जो भी एविडेंस है, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको इंक्वायरी ऑफिसर को देना पड़ेगा या इंक्वायरिंग अथॉरिटी को देना पड़ेगा। तो वही बताया गया है कि ये सारे डॉक्यूमेंट क्या करने पड़ेंगे, उस इंक्वायरी अथॉरिटी को देना पड़ेगा जो इंक्वायरी करेगा। तो कॉपी ऑफ आर्टिकल ऑफ चार्ज, स्टेटमेंट ऑफ इम्पिटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर, तो ये आपका चार्जशीट का पार्ट हो गया, चार्जशीट एक तरह से दे रहे हो आप उसको। एक कॉपी ऑफ रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस जो चार्ज ऑफिसर ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया है वो हो गया, अगर दिया है तो। कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, जो विटनेसेस हैं जिसके सपोर्ट से आप अपने केस को प्रूव करोगे उस गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ, तो उनके स्टेटमेंट क्या है उसकी कॉपी दोगे आप उन्हें, इंक्वायरी अथॉरिटी को। एविडेंस प्रूविंग द डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपने क्योंकि चार्ज शीट दी थी उस गवर्नमेंट सर्वेंट को, चार्ज ऑफिसर को, तो उसके डिलीवरी का एविडेंस भी आप उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रोवाइड करना है। और कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर, तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर का जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो भी देना है। तो ये सारा चीज़ें, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, इंक्वायरी करवाने वाले हैं उस गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ, तो उसको करवाने से पहले जो भी इंक्वायरिंग अथॉरिटी हमने बनाई है उसको सारा डॉक्यूमेंट हम दे रहे हैं, जिसके अंदर सारा डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या आ रहा है, चार्जशीट आ रही है, रिटन स्टेटमेंट जो डिफेंस का उसने दिया है चार्ज ऑफिसर वो आ रहा है, जो विटनेसेस के स्टेटमेंट है वो सब आ रहे हैं, और आपने चार्जशीट उसको सर्व की थी उसका भी कॉपी आ रहा है, वहाँ पे उसका प्रूफ आ रहा है, और प्रेजेंटिंग ऑफिसर किसको अपॉइंट किया है जो आपके बिहाफ पे केस प्रूव करेगा उस चार्ज ऑफिसर के खिलाफ, तो वो जो है वो भी उसका ऑर्डर, अपॉइंटिंग ऑर्डर भी देना है। तो सारा हमने यानी अब स्टेज सेट हो गया है किसके लिए, इंक्वायरी के लिए। तो नेक्स्ट सेशन में जब हम बात करेंगे तो इंक्वायरी किस तरीके से होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।